सोचें कि अगर आप एक 50 मंजिला बिल्डिंग में रहते हैं और हर कुछ अरसे बाद इस बिल्डिंग में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या सिक्योरिटी से रिलेटेड इंसिडेंट हो जाता है। कभी आग लग जाती है, कभी सेफ्टी सिस्टम फेल हो जाता है। तो क्या आप हर इंसिडेंट पर शोर मचाकर फिर खामोश हो जाएंगे और अगले इंसिडेंट का वेट करेंगे, या फिर आप रूट कॉज तक जाएंगे? क्योंकि अगर हर कुछ अरसे बाद इंसिडेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो बुनियाद में मसला है या मैनेजमेंट में। आप सवाल उठाएंगे, आप हिस्ट्री देखेंगे, आप पैटर्न्स तलाश करेंगे, क्योंकि अगर अगला सानहा रोकना है तो ये समझना ज़रूरी है कि ये इंसिडेंट्स बार बार होते क्यों हैं। कराची की मिसाल भी कुछ ऐसे ही है, पर ये कोई इमारत नहीं है। ये शहर है जो लाखों लोगों का सहारा है, मुल्क की मौशियत की रीढ़ की हड्डी है, रोज़गार है, तिजारत है और मुल्क की जीडीपी का 20 से 25% हिस्सेदार है। मगर हर कुछ अरसे बाद एक नया सानहा, हम बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जैसे गुल प्लाजा की आग के बाद हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी। अगला सानहा कब, कहाँ, पता नहीं, लेकिन होगा। ये सोच कहीं ना कहीं हमारे जहन का हिस्सा बन चुकी है और सोचें इतनी आसानी से बदला नहीं करती। हम हर सानहे पर बात कर सकते हैं, उससे रिलेटेड टेम्परेरी कंक्लूजन्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सोच ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हमें सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं, उनके पैटर्न्स को समझना होगा। आज कराची के लोगों को शायद ये पता ना हो कि अगला सानहा कहाँ होगा या कब होगा, लेकिन उनके जहन इस तरह से प्रोग्राम हो चुके हैं कि वो ये ज़रूर समझते हैं कि होगा। और ये सोच अचानक पैदा नहीं होती, ये किसी लंबे पास्ट, किसी रिपीटेड पैटर्न का नतीजा होती है। इसलिए अगर असल अवेयरनेस लानी है तो हमें बुनियादों तक जाना होगा, हमें पास्ट को देखना होगा, क्योंकि जवाब सिर्फ इंसिडेंट्स में नहीं मिलते, जवाब उन वजूहात में मिलते हैं जो उन्हें बार बार जन्म देते हैं। और अगर हमें उन वजूहात को समझना है तो हमें कराची के पास्ट में जाना होगा। कराची की कहानी आज की स्काई लाइन से शुरू नहीं होती, ये कहानी समंदर के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती से शुरू होती है जिसे कोलाची के नाम से जाना जाता था। रिवायात के मुताबिक इसका नाम माए कोलाची के नाम पर पड़ा, जो उस दौर की एक बहादुर खातून मानी जाती थी। कहा जाता है कि उनके नाम से ही ये बस्ती पहचानी गई। शुरू में यहाँ मछेरे रहते थे और लोगों की रोज़ी समंदर से जुड़ी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बस्ती तिजारत की वजह से आम होने लगी और इसकी बंदरगाह अंदरूने मुल्क से जुड़ने लगी। 1839 में ब्रिटिश आए और उन्होंने इस जगह की स्ट्रेटेजिक अहमियत को पहचाना। उन्होंने पोर्ट को एक्सपेंड किया, रेलवे लाइन बिछाई और शहर को प्लेन्ड कॉलोनियल स्ट्रक्चर के तहत डेवलप करना शुरू किया। और फिर तारीख ने इस शहर को एक नई जिम्मेदारी देने का फैसला किया। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान आजाद है, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कराची सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि मुल्क का पहला दारुल हुकूमत बन चुका था। फेडरल सेक्रेटेरिएट यहीं कायम हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यहीं बैठी और गवर्नर जनरल हाउस भी यहीं से ऑपरेट करता रहा। यूं कराची आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के सियासी दिमाग का रूप इख्तियार करने लगा। और फिर हुई हिजरत। सिर्फ चंद महीनों में मुख्तलिफ इलाकों से लाखों मुहाजिरीन कराची पहुंच गए। सेंसस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1941 में तकरीबन 4 लाख की आबादी 1951 तक 11 लाख से ज़ायद हो चुकी थी। हालांकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये मुख्तलिफ पेशेवर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे जिनकी निशानियाँ शहर की तहजीब, तिजारत और रंगीन ज़िंदगी पर आज भी महसूस होती हैं। लेकिन शहर की इमारतें, रोड्स और पब्लिक सर्विसेज इस तेज़ी से बढ़ते हुए लोड को हैंडल नहीं कर पा रही थी। 1950s तक कराची नेशनल बैंकिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का बुनियादी किरदार अदा कर रहा था। पोर्ट ऑफ कराची से मुल्क की अक्सर तिजारत गुजरती थी, रेवेन्यू जनरेट होता था और यहीं कौमी पॉलिसीज़ की बुनियाद रखी जाती थी। मगर फिर 1959 में एक फ़ैसला हुआ, कैपिटल शिफ्ट करने का फ़ैसला।
जिस की वजह स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, ओवर क्राउडिंग और एक सेंट्रली लोकेटेड कैपिटल की ज़रूरत बताई गई। रावलपिंडी टेम्परेरी कैपिटल बना और फिर इस्लामाबाद डिज़ाइन हुआ। 1967 तक फेडरल मिनिस्ट्रीज, पार्लियामेंट और एम्बेसीज इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुकी थी। कराची इकोनॉमिक हार्ट तो रहा, मगर सियासी मरकज़ कोई और बन चुका था। पर क्या इसके बाद कराची के मसलों के बारे में वाकई सोचा गया? इसका जवाब शायद हम सब जानते हैं। कैपिटल शिफ्ट के बाद कराची के लिए कोई मजबूत मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका। मुख्तलिफ इदारों के दरमियान इख्तियारात तकसीम हो गए और इसी दौर से कराची में गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन शुरू हुई। कैपिटल शिफ्ट हो गया था, पर मुल्क की मौशियत का बोझ अब भी इसी शहर के कंधों पर था और आज भी है, क्योंकि कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम का अहम हिस्सा है। कौमी आमदनी में कराची का हिस्सा 25% है। 2007 में जारी होने वाली प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिसर्च में कराची की जीडीपी का एस्टिमेट $55 बिलियन लगाया गया, जो दूसरी बड़ी सिटी से ज़्यादा है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड गेटवे है। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम दोनों पोर्ट्स पाकिस्तान के 90% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जरिया हैं। PQA दूसरी अहम पोर्ट है जिसके जरिए भारी मिकदार में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो कराची में वेल नाउन कंपनीज काम करती हैं, जिसमें टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, केमिकल्स और फूड इंडस्ट्रीज शामिल हैं। तकरीबन 4500 इंडस्ट्रियल यूनिट्स इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कराची की ज़्यादातर एम्प्लॉय ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं मौजूद है, जहां रोज़ बिलियंस की इन्वेस्टमेंट मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा दे रही है। कराची का पाकिस्तान में इतना मजबूत किरदार होने के बावजूद फिर भी ये शहर इतना लावारिस क्यों दिखता है? और शायद इस सवाल का जवाब कराची की शहरी निज़ाम को समझने में छुपा हुआ है। फिर दुकान खोलें, पानी को खुशक करें, फिर शाम में फिर पानी जमा हो जाता है। सड़कें टूटी हुई हैं, आगे से बर्स्ट हुआ, वो गटर बना, यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तेल मलबे डाले, इन्होंने यहाँ लाके ये ढेर कर दिए। कुछ भी नहीं है, कारोबार तो है ही नहीं। शाम को रोड पूरा जाम हो जाता है, लाल मस्जिद के उधर भी पानी बह रहा है। सर हालत बहुत ख़राब, इधर तो कभी नाला फट जाता है, कभी वाटर लाइन ये फट जाती है, इधर बहुत हम परेशान हैं। शहरी मनसूबाबंदी का बुनियादी पॉइंट ये है कि पहले उस शहर को कबूल किया जाए जो वाकई मौजूद है, ना कि उस तसव्वुर को जो हम अपने जहन में बसाए हुए हैं। ये मशहूर जुमला आरिफ हुसैन साहब का है, जो कराची की हकीकत का अक्स है। एक वक्त था जब कराची सिर्फ 4 लाख लोगों का शहर था और आज ये 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का बोझ उठा रहा है। आबादी का सवाल सिर्फ नंबर्स का नहीं, निज़ाम का है। हर साल हज़ारों लोग रोज़गार की तलाश में यहाँ आते हैं, मगर उनके लिए मकान और बुनियादी सहूलियात का इंतज़ाम कभी नहीं हुआ। इसी वजह से शहर का आधा हिस्सा कच्ची आबादियों में तब्दील हो गया। ये बस्तियां गैर कानूनी ज़रूर हैं, मगर बेतरतीब नहीं। यहाँ लोग अपनी मेहनत से घर बनाते हैं, सीवरेज लगाते हैं और बिजली के कनेक्शंस हासिल करते हैं, मगर जब ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो रियासत गायब नज़र आती है। ज़मीन महंगी हुई तो शहर ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया। हाई राइज बिल्डिंग्स ने स्काई लाइन बदल दी, मगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। नक्शे कुछ और अप्रूव होते हैं, इमारत कुछ और खड़ी होती है। इमरजेंसी एग्जिट्स बंद, पार्किंग फ्लोर्स कमर्शियल शॉप्स में तब्दील और वायरिंग ओवरलोड। ये सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि जिंदगियों का रिस्क है। बिजली का निज़ाम पुराना, पानी की सप्लाई नाकाफ़ी और सीवरेज सिस्टम हद से ज़्यादा दबाव में। बरसात होती है तो सड़कें नदियां बन जाती हैं। ड्रेनेज और सीवरेज का फर्क मिट चुका है और फिर कहा जाता है कि ये मसला सिर्फ आबादी का है। कराची मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, मगर बदले में मिलता क्या है? टूटी हुई सड़कें, टैंकर माफिया का पानी और लोड शेडिंग। ये शहर अपने लोगों की वजह से चल रहा है, निज़ाम की वजह से नहीं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सहरी के वक्त सिलेंडर फट जाने से इमारत की छत गिरने का वाकया। जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दीवार गिरने से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। कराची में बारिश के बाद शहरी परेशान थे कि सड़कों पर जमा बारिश के पानी से कैसे गुजरें। के मुताबिक मलबे तले दबे मजीद अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। धमाके से 2 घर मुतासिर हुए और करंट लगने के मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 6 हो गई। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नशेबी इलाके डूब गए। एम जिना रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। ये सड़क खराब है, आप देख रहे होंगे कि गिरे गिरे यहाँ पर
जो है गड्ढे मौजूद हैं। यहाँ से गुजरने वाला हर शहरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है, जबकि मैं आपको बताऊँ कि दिन के औकात में जो यहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक जो यहाँ से गुजरता है, उसके बावजूद जो है इस सड़क की अब तक की जो मरम्मत नहीं करवाई गई है। और जब निज़ाम कमज़ोर हो तो शहर अक्सर टूटकर मुख्तलिफ हिस्सों में बंटने लगता है, और इसी वजह से वक्त के साथ कराची सिर्फ बढ़ता नहीं बंटता गया। 1947 की हिजरत के बाद जब ये शहर अपनी प्लानिंग और डेवलपमेंट की वजह से बहुत से मुहाजिरीन की पनाहगाह और ज़िंदगी फिर से शुरू करने की उम्मीद बना, वहीं आबादी के दबाव ने यहाँ दो कहानियों को जन्म देते हुए देखा। एक कहानी उन इलाकों की थी जो बाकायदा तौर पर प्लान किए गए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और निज़ाम वक्त के साथ बदलता रहा, जबकि दूसरी कहानी उन बस्तियों की थी जो ज़रूरत के तहत खुद बढ़ती चली गई, जहां लोगों ने पहले घर बनाए और बाद में सहूलियात का इंतज़ार किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। पानी, गैस, बिजली जो बज़ाहिर आज की दुनिया की नीड हैं, कराची की बहुत सारी आबादियों की लग्जरी बन चुकी हैं। आज भी कराची की बारिश शहर के बहुत से पसमानदा इलाकों के लिए ज़हमत साबित होती है। जहां एक तबका और इलाका बारिश को सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आता है, वहीं दूसरी तरफ लोग अपने ख़ानदान के ख़ानदान तबाह होते हुए देखते हैं। देखा जाए तो कराची मुल्क की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। 1947 में कायम किया गया कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो बाद में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तब्दील हुआ, आज भी यहीं मौजूद है और अपनी बंदरगाहों की वजह से कराची मुल्क की तजारतों का सबसे बड़ा ज़रिया है। लेकिन ये कहना गलत नहीं कि कराची रोशनियों का वो शहर है जहां रोशनी हर घर तक नहीं पहुंचती। हाई राइज बिल्डिंग्स और मॉल सिर्फ एक तरफ हैं, जबकि बेसिक एमिनिटीज़ और कमी दूसरी तरफ। ये सिर्फ इनकम गैप नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है। आज भी कराची दो हिस्सों में बटा हुआ नज़र आता है, जहां एक तरफ प्रोग्रेशन और दूसरी तरफ निगलेक्शन नज़र आती है। और जब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिगड़ा हुआ हो कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी ना कर पाए, तो फिर सवाल सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं रहता बल्कि सर्वाइवल का बन जाता है। 9 बजे या 10 बजे इस टाइम को बिल्डिंग ने झटका मारा था, तो मेरे पास कॉल आई थी, मैं ड्यूटी पर था, तो संगल की वजह से अटेंड नहीं कर सका, तो कट रही थी आवाज़। तो थोड़ी देर के बाद में पता चला तो बिल्डिंग गिर गई है। A deadly fire that engulfed a Pakistani shopping mall follows years of ignored safety warnings and a delay. The Sindh Building Control Authority repeatedly claims that no building plan is approved without mandatory safety measures. और जुबैर चरिया ने हम्माद सिद्दीकी के कहने पर फैक्ट्री मालिकान से 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा और ना देने पर MQM के मरकज से हिदायत मिलते ही फैक्ट्री को आग लगा दी। कराची को 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। कराची का छोटा सा फिशिंग विलेज आज पाकिस्तान का फाइनेंशियल इंजन है, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी पॉपुलेशन और इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ इवॉल्व नहीं कर रहा। हर लेयर, बिल्डिंग्स, रोड्स, यूटिलिटीज़, ड्रेनेज स्ट्रेस में है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस में हो तब ट्रेजिडी प्रिडिक्टेबल होती है, सिर्फ एक्सीडेंट नहीं। हाई राइज मॉडर्न लगते हैं लेकिन अंदर से ट्रैप्स हैं। शहर में 600 के करीब बिल्डिंग्स अनसेफ डिक्लेयर हो चुकी हैं, जिनमें से 50 एक्सट्रीमली डेंजरस हैं। लियारी, गोलीमार और बेंज कॉलोनी में रिपीटेड बिल्डिंग कोलैप्सेस देखे गए हैं। वीक रेगुलेशन और पुअर ओवरसाइट कराची को कॉन्स्टेंट डिजास्टर रिस्क पर खड़ा कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 80% से ज़्यादा बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं और 90% में इमरजेंसी एग्जिट्स भी नहीं, जबकि फॉल्टी वायरिंग और ओवरलोडेड पावर सिस्टम्स फायर्स का रिस्क बढ़ाते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट की कमी ने इलीगल फ्लोर्स, ब्लॉक्ड फायर एग्जिट्स और स्टेयर केसेस को स्टोरेज बनाने की परमिशन दे दी। सिर्फ 1000 ट्रेंड फायर फाइटर्स शहर के लिए अवेलेबल हैं, जबकि ज़रूरत 15,000 की है। बल्दिया फैक्ट्री फायर, RJ मॉल और गुल प्लाजा जैसी ट्रेजिडीज वीक रेगुलेशन और रिपीटेड सेफ्टी फेलियर्स को एक्सपोज करती हैं। हर बिल्डिंग जो दिखने में सेफ लगती है अंदर से डेथ ट्रैप बन सकती है। कराची की यूटिलिटीज़ भी सीवियर प्रेशर में हैं। के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के बावजूद शहर को अब भी ब्लैकआउट्स, हाई टैरिफ्स और अनस्टेबल सप्लाई का सामना है। 2019 से 2024 के दरमियान 81 इंडस्ट्रियल यूनिट्स पावर क्राइसिस की वजह से बंद हो गए। गैस शॉर्टेजेस और लो प्रेशर इश्यूज भी बढ़ चुके हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक 42% वाटर सप्लाई सिस्टम में ही लीक या चोरी हो जाता है, जबकि टैंकर माफिया का बिजनेस 150 मिलियन रुपीज़ रोजाना
रोजाना तक पहुंच चुका है, जो गवर्नेंस फेलियर को एक्सपोज करता है। हर मानसून में कराची वाटर लॉग हो जाता है। रोड्स इंटीग्रेटेड ड्रेनेज प्लानिंग के बगैर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से बारिश में रोड्स और अंडरपासेस लेक्स बन जाती हैं। इमरजेंसी व्हीकल्स पानी में फंस जाती हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ वीक नहीं, सिस्टमैटिकली कोलैप्स की तरफ जा रहा है। जब एक सिस्टम फेल होता है तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। कभी बोलते हैं हेडिंग में पानी नहीं है, कभी बोलते हैं पीछे से डैम खाली है, पानी नहीं है, तो कहाँ से पानी दें? तो ये बता के यहाँ से बस चुप करा देते हैं। भाई आपको अगर लोड शेडिंग करनी तो उनको पकड़ो जो चोरी करते हैं, तो चोरों से तो भत्ता लेते केएससी वाले। गैस तो है नहीं, हम लोग सिलेंडर भरवाते हैं और लोग जो है लकड़ियाँ जला रहे हैं, अभी लकड़ियों पे ही खाना बनाते हैं। महंगाई तो इतनी है, बहुत है, अभी क्या करें, लोग कुछ भी नहीं कर सकते, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अभी गैस भी नहीं है इधर, पानी भी नहीं है, लाइट गैस आती नहीं है, गर्मी हो या सर्दी हो गैस आती नहीं है। आवाम को लूट रहे हैं और कुछ भी नहीं है, बस गैस दे नहीं रहे, पागल बना रहे हैं। ये जो पानी खड़ा है ये पिछले 5 से 7 माह से खड़ा है। और अगर आपको कभी जहन्नम देखनी है इन रियल लाइफ तो आप जाइए जाम छाप रोड, गोम पास, सुरजानी, जाके देखिए तो जहन्नुम के मनाजिर हैं वहाँ। माफिया है, सेग्रीगेशन माफिया वो एग्जिस्ट करता है और बड़े पैमाने पे करता है और बड़ा रूथलेस है। लियारी और मलीर रिवर के ड्रेनेज सिस्टम पर हैवी प्रेशर है, जबकि फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस जैसे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और मल्टीपल एजेंसीज कोऑर्डिनेशन को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट नहीं बल्कि मोबिलिटी और एक्सेस भी है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से सिग्नल्स मेंटेन नहीं कर पा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 130 में से लगभग आधे सिग्नल्स खराब हैं। इस बीच सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड्स अपने सिस्टम चला रहे हैं। ब्रोकन रोड्स और पोर डिज़ाइन के बावजूद ई चलान्स बढ़ रहे हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स का टाइम डायरेक्टली अफेक्टेड है। रोड्स नैरो हैं, पार्किंग और इलीगल एक्सटेंशंस इमरजेंसी एक्सेस ब्लॉक कर देते हैं। जबकि ईदी फाउंडेशन के मुताबिक 2022 में 780 रोड डेथ्स रिपोर्ट हुई। शहर 14,000 से 15,000 टन रोजाना कचरा जनरेट करता है, लेकिन सिर्फ 2 लैंडफिल साइट्स हैं जो शहर से 40 किलोमीटर दूर हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बावजूद इनफॉर्मल डंपिंग नालों और कोरंगी क्रीक में हो रही है, जिससे फ्लडिंग और सी पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। कराची में इलीगल इंक्रोचमेंट ड्रेनेज सिस्टम्स और पब्लिक लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मार्केट्स और बिल्डिंग्स नालों पर बन गई हैं, जबकि लैंड माफियाज फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स और पॉलिटिकल सपोर्ट से एमिनिटी प्लॉट्स कब्जा करते हैं। डेमोलिशन से आम लोग बेघर हो जाते हैं और पॉलिटिकल पैट्रोनेज और वीक इंक्रोचमेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन को शील्ड करता है। और जब फायर या कोलैप्स होता है, रेस्क्यू टीम्स को फिजिकल बैरियर फेस करना पड़ता है। इम्प्रेस मार्केट का डेमोलिशन भी इसी गवर्नेंस फेलियर की मिसाल है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2050 तक पॉपुलेशन 33 मिलियन तक पहुंच सकती है, लेकिन कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मास्टर प्लान्स 1952 से कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 तक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और वीक गवर्नेंस की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, जिससे शहर की ग्रोथ अनकंट्रोल हो चुकी है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना नहीं, अनमैनेज्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स सिर्फ एक्सीडेंटल नहीं, ये इनकॉम्पिटेंस और सिस्टमैटिक फेलियर का नतीजा है। कराची सरवाइव कर रहा है, लेकिन सिस्टम एज पर खड़ा है। कराची को कमिटीज़ या टेम्परेरी फिक्सेस की नहीं बल्कि पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, जो पावर को गलियों और मोहल्लों तक ले आए। मगर सवाल ये है, हर साल डिज़ास्टर्स रिपीट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? जिम्मेदार कौन है? आखिर शहरी ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करें? हर साल की तरह इस साल भी बजट में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर बड़े मंसूबों में बज़ाहिर अरबों रुपए रखे गए। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बज़ाहिर। हर शहर को चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, और जब बात पैसे की आती है तो 2 बुनियादी सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि शहर में पैसा कितना इन्वेस्ट हो रहा है, और दूसरा ये कि जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है क्या वो वाकई उस जगह तक पहुंच भी रहा है जहां उसकी ज़रूरत है या नहीं। और कराची के केस में एक मसला तो चले ये है कि री इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं होती जितना कराची रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और इस टॉपिक पर हर साल बजट सीजन में बहस भी होती है। जून 2025 के सिंध असम्बली के बजट डिबेट में MQM पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव रेहान अकरम ने क्लेम किया कि 90% प्रोविंशनल
बजट रूरल सिंध के लिए जा रहा है और कराची को उसके हक से कम बजट मिल रहा है। लेकिन बजट अलॉटमेंट के साथ मसला ये भी तो है कि बजट एलोकेट होता है लेकिन उसका हिसाब किताब कहाँ है। अभी हाल ही में मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कराची के 246 यूनियन काउंसिल्स को पिछले 31 महीनों में रिलीज़ किए जाने वाले RS 6.39 बिलियन की एलोकेशन का डिटेल ऑडिट करने का हुक्म दिया, क्योंकि ऑन पेपर कितने पैसे किसको मिले ये तो लिखा है, लेकिन उनका इस्तेमाल कहाँ हुआ इसके बारे में ओहदेदार और दस्तावेज़ात दोनों खामोश हैं। करप्शन की एक सूरत गोस्ट मुलाजमीन भी हैं और 2024 में KMC के गोस्ट एम्प्लॉयज़ का केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी उठाया जा चुका है, जहां अटेंडेंस और पे रोल रिकॉर्ड्स मिसिंग पाए गए। ये भी ऑब्जर्व किया गया कि KMC के 12,000 से ज़्यादा मुलाजमीन की अटेंडेंस मैनुअल रजिस्टर से मेंटेन की जाती थी और कोई बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। चलें, ये तो डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल्स में की जाने वाली बातें, लेकिन कराची को अलॉटेड फंड्स में बेज़ब्तगी और माली करप्शन का सबसे बड़ा सबूत यूनिवर्सिटी रोड जैसे सालों से अटके हुए प्रोजेक्ट्स और हर साल मानसून की बारिशों में शहर का होने वाला हाल और गुल ब्लासा जैसे फायर इंसिडेंट्स हैं। ये सब ये बताते हैं कि मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाले शहर के पास इंतहाई बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी नहीं है। हर अनएड्रेस्ड मसला अपने से कई गुना बड़े नए मसले को जन्म देता है और कराची की ट्रेजिडी शायद ये है कि ख़राब बजटिंग और उस पर करप्शन और फ्रॉड सीधा सीधा कच्ची आबादी, ओवरलोडेड सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस का सबब बन रहे हैं। और यहाँ पे 3 डाकू जो है ना वो गुजरे लूट मार करते हुए, तो मेरा बच्चा उतरा मदरसे जाने के लिए, तो उन्होंने उसको टीटी दिखा के ना वो मोबाइल भी ले लिया और घर में लेकर चले गए। घर में रोशनियों के शहर में जराइम के अंधेरे, कराची डकैतों के शिकंजे में। रवां साल पहले 10 माह में स्ट्रीट क्राइम के 54,000 से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट। पड़ेगा 16-17 साल का बच्चा मेरा, अभी 5 दिन बाद ऑपरेशन आया था। इतना मेरा बच्चा था, इतना था कि मैं आपको देखो मोबाइल में, मैं तो बात भी नहीं करता। मेरा तो जब मैं सोता हूँ मेरे सामने। जब गवर्नेंस कमज़ोर हो, रिसोर्सेज गैर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल हों और निज़ाम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना कर पाए, तो उसका असर सिर्फ फाइल्स और बजट्स तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसका असर शहर और आवाम पर भी नज़र आता है। और जब आवाम को उसका हक ना मिले तो फिर छीन लेने की आइडियोलॉजी उभरती है और इस छीन लेने की आइडियोलॉजी की पहली सीढ़ी क्राइम है। और कराची में स्ट्रीट क्राइम एक जुर्म नहीं बल्कि रोज़मर्रा का एक्सपीरियंस बन चुका है। डकैत और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों ये शहर के मकीन हर रोज़ लुट पिट रहे हैं और सरे राह अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रहे हैं। मगर अफसोस ये है कि अहले इक़्तिदार और इख्तियार की जानिब से ना कोई मौसर और ठोस इक़दामात सामने आ रहे हैं और ना ही कोई वाज़ेह मनसूबाबंदी। 2025 के पहले 8 मंथ्स में स्ट्रीट क्राइम के 43,419 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए, जो साल के आखिर तक बढ़कर 64,323 हो गए और ये तादाद हकीकत में इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई इंसिडेंट तो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। कोई चोरी हो जाए या डाका पड़ जाए, लोग अपने साथ हुए जुल्म को सह जाते हैं मगर पुलिस स्टेशन नहीं जाते, क्योंकि उन्हें खौफ होता है कि कहीं बची कुची जमा पूंजी भी ना चली जाए। पब्लिक सर्विस और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में पुलिस उन गवर्नमेंट इदारों में से है जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायत की जाती हैं और जिन पर सबसे कम भरोसा किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 3 पाकिस्तानी पुलिस पर भरोसा नहीं करते। इस सूरत हाल को बेहतर समझने के लिए पुलिस फोर्स के रिसोर्सेज को भी देखना ज़रूरी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पुलिस और आबादी की एक मुकर्ररा रेशो रिकमेंड की जाती है ताकि लॉ इन्फोर्समेंट इफेक्टिवली काम कर सके। कराची में बढ़ते हुए जराइम की एक अहम वजह पुलिस और आबादी का गैर मुनासिब बैलेंस भी है, जहां ज़रूरत से कहीं कम 14,433 पुलिसमैन 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहर की हिफाजत के लिए तैनात हैं। यानी इस शहर में एक कांस्टेबल तकरीबन 1524 लोगों का मुहाफिज है, जबकि स्टैंडर्ड पुलिस रूल के मुताबिक एक कांस्टेबल सिर्फ
450 लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले सकता है। जब डिमांड और अवेलेबल मैन पावर के दरमियान इतना फ़र्क होगा तो क्राइम का बढ़ना लगभग लाजमी हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ मैन पावर का मसला नहीं है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी इसकी कारकर्दगी पर असर डालता है। कराची में लॉ इन्फोर्समेंट का एक बोसीदा ढांचा मौजूद है। पुलिस स्टेशंस, पेट्रोल यूनिट्स और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क तो कायम है, मगर सवाल ये है कि क्या ये निज़ाम शहर की रफ्तार, उसकी बढ़ती हुई आबादी और उसकी कम्प्लेक्सिटी के साथ खुद को डेवलप कर रहा है या नहीं। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है, सारा सिस्टम वही चला रहा है, ये रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। माफिया ने बल्दिया टाउन में मेन लाइन को काटकर पूरा इलाका तालाब में बदल दिया। टैंकर की बदौलत पानी लेना पड़ता है, लाइनों में पानी नहीं आता है। जब निज़ाम कमज़ोर हो जाए तो खाली जगह अक्सर किसी न किसी और कुव्वत से भर दी जाती है। कराची में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हर बड़ा शहर अपनी डार्क साइड रखता है जहां माफियाज का होना आम बात होती है। लेकिन कराची में माफिया सिर्फ रास्तों पर नहीं बल्कि काम करने वाले इदारों और सियासी सायों में भी चलाए जाते हैं, जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आम आवाम का हक भी छीनते हैं। कराची में कब्जा ग्रुप्स ने रातों रात माफिया की शक्ल नहीं ली। इसकी बुनियादें 1980s और 1990s में पड़ी, जब बढ़ती हुई आबादी ने शहर पर डेवलपमेंट का प्रेशर डाला और हाउसिंग स्कीम्स की सोच ने जन्म लिया। इस प्रोसेस को मजीद स्ट्रॉन्ग फील्ड मार्शल अयूब खान की पॉलिसीज़ ने किया, जब कच्ची आबादियों को रेगुलाइज करने और लोगों को शहर के किनारे के इलाकों में बसाने का सिलसिला शुरू हुआ। नीयत अर्बन प्लानिंग की थी, लेकिन इससे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स के दरवाजे खुल गए। 2000 के दौर में जब कराची के शहर में MQM की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल होल्डिंग थी, उस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली टेक्निक चाइना कटिंग वजूद में आई, जहां पार्क, स्कूल्स और एमिनिटी प्लॉट्स को टुकड़ों में काटकर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के नाम पर बेचा गया। गोद स्कीम्स ने गैर कानूनी आबादियों को लीगल कवर दिया। इस सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ कब्जा ग्रुप्स नहीं बल्कि मजबूत सियासी हिमायत और पावरफुल फ्रंटमैन भी नजर आते रहे। इन्वेस्टिगेशंस और मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार यूनुस मेमन, मंजूर कादिर, तैमूर धोमकी और अली हसन ब्रोही जैसे नाम सामने आते रहे, जिन पर इल्ज़ाम रहा कि ये लोग पावरफुल सियासी और बिजनेस सर्कल से लिंक्स के जरिए लैंड नेटवर्क्स को ऑपरेशनल कवर देते हैं और बाहर मुल्क से भी ये माफिया नेटवर्क चलाते हैं। FIA ने अपनी रिपोर्ट में इस सिस्टम को जरदारी सिस्टम का नाम भी दिया है। इस पूरे सिस्टम में मुख्तियारकार्स और तापेदार्स का रोल भी बहुत अहम होता है, जो असल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोअर टायर अफसर होते हैं और ज़मीन के रिकॉर्ड्स और वेरिफिकेशंस देखते हैं। ये अफराद रिश्वत या सियासी दबाव के तहत रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी करके कब्जा ग्रुप्स को इल्लीगल कवर देते हैं। पैटर्न अक्सर एक ही होता है, पहले कीमती ज़मीन पर नज़र, फिर रिकॉर्ड्स में तब्दीली, फिर SBCA से मंजूरी और फिर तेज़ तामीर। फिर वही ज़मीन आवाम को बेच दी जाती है, जो बाद में कोर्ट एक्शन के ज़रिए डिमोलिश हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन टीम्स के मुताबिक तकरीबन 11 कराची के मुख्तियारकार्स को फ्रॉड से रिलेटेड केसेस में सस्पेंड किया जा चुका है और इन्वेस्टिगेशंस में तकरीबन 35,000 प्लॉट्स चाइना कटिंग के ज़रिए बेचे जाने का अंदाज़ा लगाया गया है। 2021 में नस्ला टावर गिराया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी अप्रूवल गैर कानूनी थी, और अलादीन पार्क केस में भी इसी तरह का पैटर्न सामने आया। और आज भी सुरजानी टाउन स्कीम 41 में इल्लीगल लैंड डीलिंग्स की रिपोर्ट सामने आती रहती हैं। इस पूरे सिस्टम में आवाम की मेहनत ज़ाया होती है और कब्ज़ा माफिया करोड़ों कमाता है। लेकिन कराची में माफिया का राज सिर्फ ज़मीन के कब्ज़ों तक महदूद नहीं, यहाँ टैंकर माफिया जैसा सिस्टम भी फेल्ड प्लानिंग और डिले होती हुई डेवलपमेंट का नतीजा है। 1970s में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने टेम्परेरी टैंकर सर्विस स्टार्ट की थी ताकि शहर की अर्जेंट वाटर डिमांड को पूरा किया जा सके। लेकिन शहर का पुराना पानी का निज़ाम न्यू हाउसिंग स्कीम्स के लिहाज से डिज़ाइन नहीं था और इसी चीज़ का फ़ायदा टैंकर माफिया ने उठाया। और आज कराची की पानी की ज़रूरत 1200 मिलियन गैलन्स पर डे है, जबकि सप्लाई सिर्फ 500 से 600 मिलियन गैलन तक पहुंचती है। ये गैप टैंकर डिमांड को और ज़्यादा बढ़ाता है।
करप्ट ऑफिशियल्स और पुलिस की मिली भगत से इनलीगल कनेक्शंस के जरिए गवर्नमेंट का पानी आवाम को महंगे टैंकर्स की सूरत में बेचा जाता है। आवाम मजबूरी में महंगा पानी खरीद कर गुजारा करती है और ये सिस्टम अब टैंकर माफिया के लिए बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री बन चुका है। पुरानी पाइपलाइंस में दरारों की वजह से शहर का तकरीबन 1/3 हिस्सा पानी रास्ते में ही ज़ाया हो जाता है, जो इदारों की नाअहली को जाहिर करता है और शहर की बड़ी आबादी वाटर प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर है। और जब कोई सिस्टम को एक्सपोज करने की कोशिश करता है, जैसे परवीन रहमान ने की, तो उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। 2003 में शुरू होने वाला K4 प्रोजेक्ट, जो कराची के पानी के मसले का सबसे बड़ा हल समझा जाता था, आज 2026 तक भी मुकम्मल नहीं हो सका। और आज कराची की आवाम अपना हक लेने से डरती हुई, प्यास से मरती हुई, गंदा और महंगा पानी पीने पर मजबूर है। और फिर वही सवाल दोबारा उभरता है, हर बार कराची ही क्यों? ये सवाल सिर्फ पानी, कब्ज़ा या स्ट्रीट क्राइम तक महदूद नहीं। आखिर किसी भी शहर के मसाइल का असल मरकज़ उसकी सियासत और गवर्नेंस होती है। इसलिए अगर हम कराची के मौजूदा हालात को समझना चाहते हैं तो एक और बुनियादी सवाल उठता है, क्या कराची का वाकई कोई एक हुक्मरान है? कराची की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का निज़ाम समझना आसान नहीं है। ये शहर सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा नहीं, बल्कि अथॉरिटी के हिसाब से भी बहुत फ्रेगमेंटेड है। 1988 से 90s तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोविंशनल कंट्रोल रहा। 90s से 2010s तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अर्बन डोमिनेंस रखी और फिर जमात इस्लामी लोकल लेवल पर उभरी। लेकिन हर दौर में मुकम्मल इख्तियार किसी एक के पास नहीं रहा। नतीजा डिसीजन मेकिंग हमेशा डिवाइडेड रही। ज़ाहिरी तौर पर मेयर शहर का सबसे बड़ा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन असल में मेयर के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। पुलिस, लैंड और ट्रांसपोर्ट जैसे की डिपार्टमेंट्स प्रोविंशनल हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं, यानी जिम्मेदारी किसी की है और फैसले का इख्तियार किसी और के पास। प्रोविंशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा असर पुलिस और लैंड मैनेजमेंट पर नज़र आता है। लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट के पास है, जिसकी वजह से लोकल लीडरशिप का कंट्रोल लिमिटेड हो जाता है। इसी तरह लैंड अलॉटमेंट और ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ भी प्रोविंशनल लेवल पर डिसाइड होती हैं। ओवरलैपिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्टीट्यूशंस भी एक बड़ा चैलेंज है। एक तरफ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, दूसरी तरफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और फिर कैंटोनमेंट बोर्ड्स। हर इंस्टीट्यूट अपनी बाउंड्री और अथॉरिटी के मुताबिक काम करता है और कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से प्लानिंग स्लो और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फेडरल लेवल पर भी एक पैराडॉक्स नज़र आता है। कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी जैसे इदारे नेशनल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा जनरेट करते हैं, लेकिन जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैस ट्रांजिट या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, तो फेडरल जिम्मेदारी उतनी वाजिया नहीं होती। ये है कराची का गवर्नेंस पैराडॉक्स। पैसा यहाँ से कमाया जाता है, फैसले कहीं और होते हैं और असर सीधा आवाम पर पड़ता है। जब तक इख्तियार और ज़िम्मेदारी एक जगह अलाइन नहीं होंगे, तब तक मसला सिर्फ सियासत का नहीं, स्ट्रक्चर का रहेगा। और शायद इसीलिए इतनी पोटेंशियल के बावजूद कराची सरवाइव तो करता है, लेकिन थ्राइव नहीं कर पाता। रेस्क्यू का तो काम उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ आग बुझाने का काम शुरू किया आते ही, और वही काम करते रहे। मंगल और बुध की दरमियानी शब कराची में राशिद मिनाज रोड पर कायम मिलेनियम शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया। मैं 5:30 बजे पहुंचा था, वहाँ सामने खड़ा हुआ था मैं, तो आग बहुत शदीद दर्जे की आग थी। कराची में एक और बच्चा इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ गया। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां ज़िंदगी तेज़ रफ्तार से चलती है, मगर इस रफ्तार के पीछे एक और कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो बार बार दोहराई जाती है। हर कुछ अरसे बाद एक नया हादसा होता है, लोग मरते हैं, आवाज़ उठती है और फिर सब कुछ धीरे धीरे खामोश हो जाता है। सवाल ये है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक पैटर्न। जनवरी 17, 2026 गुल प्लाजा में आग लगी। ये एक कमर्शियल बिल्डिंग थी जहां रोज़ाना लोग रोज़गार कमाने के लिए आते थे, मगर उस दिन ये जगह उन लोगों के लिए फंदा बन गई। बिल्डिंग में ना प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट्स थे, ना फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद थे। जब आग भड़की, लोग बाहर निकलने के लिए रास्ते ढूंढते रह गए। ज़्यादातर लोगों की मौत आग से नहीं बल्कि धुएं की वजह से हुई। ये कोई पहली बार नहीं था और ना ही आखिरी।
2023 में आरजे मॉल में आग लगी और इस केस में भी कहानी मुख्तलिफ नहीं थी। लोग अंदर फंस गए, एग्जिट्स बंद थे और रेस्क्यू सिस्टम वक्त पर काम नहीं कर सका। इसी तरह के वाक़यात मिलेनियम मॉल जैसी जगहों पर भी मुख्तलिफ दफ़ा रिपोर्ट हो चुके हैं। छोटी छोटी आग के इंसिडेंट्स जो अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं जब तक कि वो किसी बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील ना हो जाएं। मुख्तलिफ जगहें, मुख्तलिफ साल, मगर मसला हर दफ़ा एक ही होता है। सेफ्टी सिस्टम्स या तो होते ही नहीं या फिर सिर्फ कागज़ तक महदूद रह जाते हैं। मगर कराची के मसाइल सिर्फ आग तक महदूद नहीं है। यहाँ सड़कों पर निकलना भी एक रिस्क बन चुका है। रोज़ाना लोग अपनी आंखों के सामने लूटे जाते हैं। मोबाइल स्नैचिंग, बाइक स्नैचिंग और कभी कभी ये वाक़यात ज़िंदगी छीन लेते हैं। लोग इन वाक़यात के इतने आदी हो चुके हैं कि अब ये खबर नहीं, रूटीन लगता है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की लापरवाही भी अपनी जगह एक खतरा है। खुले मेन होल्स, टूटे हुए रास्ते और बरसात के बाद पानी में छुपे हुए गड्ढे, अक्सर लोग इन अनदेखे खतरों का शिकार हो जाते हैं। और एक वक्त था जब ये शहर टारगेट किलिंग से गुजरा। लोग सिर्फ अपनी पहचान की वजह से मार दिए जाते थे। डर का माहौल इतना गहरा था कि लोग अपनी ज़िंदगियां खौफ के साए में गुजारने पर मजबूर थे। और ये सब अलग अलग वाक़यात लगते हैं मगर असल में ये एक ही कहानी के मुख्तलिफ हिस्से हैं। हर हादसे के बाद एक पैटर्न सामने आता है। पहले गफलत होती है, फिर हादसा होता है, फिर मीडिया पर ज़ोर शोर से कवरेज होती है। लोग गुस्से का इजहार करते हैं, सवालात उठाते हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ना कोई फॉलो अप होता है, ना कोई सस्टेनेबल तब्दीली। इंक्वायरी कमेटीज़ बनती हैं, रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, मगर उन पर कोई अमल नहीं होता और फिर सिस्टम वापस उसी जगह आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। तो फिर सवाल ये है कि ये सब रुकता क्यों नहीं? और इसका जवाब शहर के निज़ाम में छुपा हुआ है। मुख्तलिफ इदारे एक ही ज़िम्मेदारी के लिए काम करते हैं, मगर जब कोई हादसा होता है तो ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी जाती है। कहीं प्लानिंग की कमी है, कहीं रूल्स पर अमल नहीं होता और कहीं अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल मौजूद नहीं। बिल्डिंग्स बिना प्रॉपर चेक्स के बन जाती हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर किया जाता है और जब हादसा होता है तो उसे अनएक्सपेक्टेड कह दिया जाता है। हकीकत ये है कि ये हादसे अनएक्सपेक्टेड नहीं होते, इनके पीछे वार्निंग साइंस पहले से मौजूद होते हैं मगर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कराची का मसला रिसोर्सेज का नहीं बल्कि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, जब तक रूल्स इन्फोर्स नहीं होते और जब तक आवाज़ उठने के बाद भी उसे ज़िंदा नहीं रखा जाता, तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। कराची में हादसे अचानक नहीं होते, ये धीरे धीरे तैयार होते हैं, लापरवाही से, गफलत से और सिस्टम की कमज़ोरी से। और जब तक ये साइकिल नहीं टूटेगा ये कहानी दोबारा लिखी जाती रहेगी। सवाल सिर्फ ये है कि अगला हादसा कहाँ होगा और अगला नंबर किसका होगा। खबर आपको दें, कराची गुल प्लाजा में फिर आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। बात करें गुल प्लाजा में आते ज़दगी, हादसा या गफलत। अरकान पार्लियामेंट ने पुरानी इमारतों, बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी और हुकूमती गफलत पर सवालात उठा दिए। अगर इतला मिली कि फला जगह पर बिल्डिंग गिर गई तो हम फौरन भाग के आ गए। आए तो हम देखा तो मलबा सारा गिरा हुआ था, पीछे गली में भी सारा गैरेज वगैरह था, वहाँ पे भी सारा मलबा गिर गया, गाड़ियाँ वगैरह सारी तबाह हो गई वहाँ पीछे की साइड पर। फिर हम जब इस तरफ आए तो मेन मलबा तो सारा यहाँ पर पड़ा हुआ था। 40-45 साल हो गए इस बिल्डिंग को। मशीनरी तो 3 घंटे। आतिशज़दगी का एक और वाकया, क्या ये सिर्फ एक हादसा है या बिल्डिंग कोड और SOPs की खिलाफ वर्जी का नतीजा? जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान में अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करें तो उसमें ओवर द ईयर हमारी प्रोग्रेस स्लो रही है, बल्कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, काफ़ी स्लो रही है। कराची में जब कोई हादसा होता है तो हम अक्सर सिर्फ उस वक्त के नुकसान को देखते हैं, कितनी जानें गई, कितने लोग ज़ख्मी हुए, मगर असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। जनवरी 17, 2026 गुल प्लाजा में आग लगी। इस हादसे में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और जो बच गए उनके लिए ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। इसी तरह 2023 में
RJ मॉल का वाकया भी हमें ये याद दिलाता है कि हादसे सिर्फ उस लम्हे तक महदूद नहीं होते। जो लोग बच जाते हैं वो अक्सर अंदर से टूट जाते हैं, उन्हें बंद जगहों से डर लगता है, भीड़ से खौफ आता है और कुछ लोगों के लिए रोज़ के काम पर वापस जाना भी एक जंग बन जाती है। और जो लोग अपने प्यारों को खो देते हैं उनके लिए ये सिर्फ गम नहीं बल्कि ज़िंदगी भर का बोझ होता है। मगर नुकसान सिर्फ इंसानी नहीं होता। जब ऐसे हादसे होते हैं तो बिजनेसेस तबाह हो जाते हैं, दुकानें बंद होती हैं, रोज़गार ख़त्म होता है और छोटे ताजिर दोबारा खड़े होने के लिए सालों तक जदोजहद करते रह जाते हैं। जहाँ सेफ्टी पर यकीन ना हो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। लोग अपना पैसा वहाँ लगाने से घबराते हैं जहाँ सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट ना कर सके। फिर आता है वो नुकसान जो नज़र नहीं आता। हॉस्पिटल्स पर बोझ बढ़ता है, बर्न केसेस का इलाज महंगा होता है और लंबा चलता है। इंश्योरेंस हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर नुकसान सीधा लोगों को उठाना पड़ता है। और जब ऐसे वाक़यात बार बार होते हैं तो दुनिया भी देख रही होती है, शहर की रेपुटेशन मुतासिर होती है और धीरे धीरे ये तअस्सुर बन जाता है कि यहाँ निज़ाम कमज़ोर है। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, ये नुकसान धीरे धीरे जमा होता है। हर वो हादसा जिसके बाद कुछ नहीं बदलता वो अगले हादसे को और महंगा बना देता है। कराची में सबसे बड़ा नुकसान उस वक्त नहीं होता जब आग बुझ जाती है, बल्कि उसके बाद होता है जब सब कुछ वापस नॉर्मल दिखने लगता है, क्योंकि असल में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। और जब हर हादसे के बाद कुछ बदलता नहीं तो ये नुकसान सिर्फ यादों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रोज़मर्रा की ज़िंदगी और काम करने वालों के डिफेंस मैकेनिज़्म का भी हिस्सा बन जाता है। यहीं से कहानी उस निज़ाम की तरफ बढ़ती है जहां शहर की मौशियत तो चलती रहती है मगर उससे चलाने वाले लोग खुद एक गैर महफूज सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। वो इंसान नहीं है, एक मजदूर क्या है। हमें शहर में आती है ऐसी रियासत से, कब मालिकान को मजलूम बोला जाता है, मालिकान को बेचारा बोला जाता है। तो जब मालिकान मजलूम है, हम कौन हैं? हमने अपनी 260 बच्चे को जलते हुए देखा है, 260 बच्चे की लाशें उठाई है। सुबह फजर के वक्त घरों में अभी खामोशी होती है मगर कुछ लोगों के लिए दिन शुरू हो चुका होता है। एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी पुरानी चप्पल पहनता है, चुपचाप दरवाज़ा बंद करता है ताकि घर वालों की नींद ना टूट जाए और पैदल सफ़र शुरू कर देता है। वो पैदल सफ़र क्यों करता है? क्योंकि किराए के पैसे बचाने हैं ताकि महीने के आखिर में घर का राशन पूरा हो सके। पुरानी चप्पल क्यों? क्योंकि नई चप्पल लेने का मतलब है बच्चों की ज़रूरियात कम हो जाना। रोज़ाना 10 किलोमीटर, 12 घंटे की ड्यूटी और महीने के सिर्फ 25,000 रुपये। उसे नहीं पता कि ये तनख्वाह उसके हक से कम है क्योंकि उसे कभी बताया ही नहीं गया। और जो जानते भी हैं वो अक्सर खामोश रहते हैं क्योंकि मजबूरी अक्सर इल्म से बड़ी होती है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये कराची की कहानी है। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन। पोर्ट्स चलते हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं, मार्केट्स चलती हैं, मगर ये सब चल कैसे रहा है? उन लोगों से जो सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं मगर सिस्टम के लिए विजिबल नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 80% वर्कफोर्स इनफॉर्मल है, मतलब ना कॉन्ट्रैक्ट, ना जॉब सिक्योरिटी, ना सोशल प्रोटेक्शन। मिनिमम वेज 40,000 है मगर ज़्यादातर वर्कर्स इससे कम कमा रहे हैं। अगर कोई आवाज़ उठाए तो जॉब ख़त्म। ट्रेड यूनियंस सिर्फ 5% से भी कम लोगों के पास कलेक्टिव वॉइस है, मतलब लाखों लोग अकेले नेगोशिएट कर रहे हैं एक पावरफुल सिस्टम के अगेंस्ट। फिर 11 सितंबर 2012 कराची की एक फैक्ट्री में आग लगती है। दरवाजे बंद, रास्ते बंद और 250 से ज़्यादा लोग जिंदा जल जाते हैं। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये सिस्टम का फेलियर था। आज भी हज़ारों लोग सुबह घर से निकलते हैं अपने घर के लिए, अपनी रोज़ी के लिए, मगर शाम तक सिस्टम के लिए वो बेनाम रह जाते हैं। उनका काम दिखाई देता है मगर वो खुद नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है
کہ کیا ہم اسے پرابلم سمجھتے بھی ہیں؟ کراچی کے علاقے کھارادر میں محکمہ ہیریٹیج کی عمارت کو گزشتہ روز گرانے کی کوشش کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اپنے گھر تو اچھے کر لیتے ہیں، اپنے بنگلوں کو تو مرمت کروا لیتے ہیں، مگر جو تاریخی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. شہر کراچی میں انگریزوں کے زمانے میں قائم کی گئی عمارتیں عروس البلاد کے ماتھے کا جھومر اور اپنے دور کے فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہیں. ان میں سے 600 کے قریب عمارتیں ثقافتی ورثہ قرار دے دی گئیں، لیکن اب اکثر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. More than half of our built cultural heritage. What we are saving as listed buildings and areas, I would say, is not even 15%. کراچی کبھی اپنی کولونیل اور ہیریٹیج بلڈنگز کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن آج یہاں ہسٹری اور ڈیولپمنٹ کا ایک سیدھا کلیش نظر آتا ہے، خاص طور پر صدر اور کھارا در جیسے علاقوں میں جہاں ماضی اب بھی سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے. رپورٹس کے مطابق سندھ میں تقریباً 3000 ہیریٹیج سائٹس ہیں، جن میں سے 1600 صرف کراچی میں ہیں. لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ ان میں سے اکثر عمارتیں یا تو گر چکی ہیں یا گرا دی گئی ہیں. ہیریٹیج بلڈنگز کو انلیگلی کمرشل پلازاز میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس زمین کی کمرشل ویلیو اس کی ہسٹوریکل ویلیو سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی نے ہائی رائز کنسٹرکشن کو ایک سولوشن کے طور پر پیش کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی سولوشن ہے؟ نہیں. پرابلم کنسٹرکشن نہیں، پرابلم ہے ان ریگولیٹڈ اور پورلی مانیٹرڈ کنسٹرکشن، جہاں بلڈنگ لاز کی وائلیشن ایک عام بات بن چکی ہے. اور پھر ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، بلڈر مافیا. کچھ بلڈنگز کو جان بوجھ کر ہیریٹیج لسٹ میں شامل نہیں کیا جاتا تاکہ انہیں گرانے کا راستہ صاف رہے. کچھ کیسز میں صرف باہر کا حصہ بچا لیا جاتا ہے تاکہ لگے کہ پریزرویشن ہو رہی ہے، جبکہ اندر سے پورا سٹرکچر بدل دیا جاتا ہے. یہ پریزرویشن نہیں، یہ صرف ایک لیگل لوپ ہول ہے جو اصل ہیریٹیج کو صرف اندر سے ختم کر رہا ہے. دوسری طرف نیگلیکٹ ہونے کی وجہ سے 600 سے زیادہ بلڈنگز انسیف ڈکلیئر ہو چکی ہیں، اور یہی اتھارٹیز کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے انہیں ڈیمولش کرنے کا. یہ سب کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے. مزدور انسیف، عمارتیں انسیف اور سسٹم خاموش ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا یہ صرف لاپرواہی ہے یا پھر ان لوگوں کی نااہلی جو جانتے ہی نہیں کہ سیفٹی ہوتی کیا ہے؟ کیونکہ جب نالج ہی نہ ہو تو قانون بھی بے اثر ہو جاتا ہے. والی آگ کو ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکتا. پانی ختم ہو رہا ہے بار بار، اسی طرح ڈیزل ختم ہو رہا ہے. فائر فائٹر موجود ہیں یہاں، آپ تو پورا سامان ان کو بھی نہیں دے رہے کہ وہ اپنی سیفٹی بھی کر سکے اور آگ بھی بجھا سکے. حقیقت ہے کہ گاڑیاں فائر بریگیڈ کی لیٹ پہنچی اور جو ان کے پاس آلات تھے وہ جدید آلات نہیں ہیں. اب دیکھ لیں 42 گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں، اب تک ریسکیو کا کام مکمل نہیں ہو سکا. جہاں ایک طرف شہر اپنی پہچان کھو رہا ہے، وہیں دوسری طرف لوگ اپنی حفاظت بھی. صرف کراچی میں ہی 2024 میں تقریباً 2900 فائر کالز ریکارڈ ہوئی، جو دکھاتا ہے کہ یہ حادثات اب معمول بن چکے ہیں. عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں لیکن ان میں نہ الارمز ہوتے ہیں نہ ایمرجنسی ایگزٹس، اور جب آگ لگتی ہے تو لوگوں کے پاس بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا. اسکولز اور کالجز میں فائر سیفٹی اور فرسٹ ایڈ ٹریننگ خاموشی سے ختم ہو گئی ہے. اسٹوڈنٹس بغیر یہ جانے گریجویٹ ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی میں ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. فیکٹریز، مارکیٹس اور کنسٹرکشن سائٹس میں ہزاروں لوگ روز کام کرتے ہیں، لیکن انہیں نہ تو اسٹرکچرڈ فائر ڈرلز دی جاتی ہیں نہ بیسک ایمرجنسی رسپانس ٹریننگ. آرکیٹیکٹس اور انجینئرز بنتے ہیں مگر ریئل ورلڈ سیفٹی اور پریکٹیکل ٹریننگ کے بغیر. گل پلازا کا حادثہ یہی بلاکڈ ایگزٹس، فالٹی وائرنگ اور سٹاف کی ٹریننگ کی کمی ظاہر کرتا ہے. لوگ پینک میں بھاگتے ہیں، چیختے ہیں کیونکہ انہیں نہ راستہ پتہ ہوتا ہے نہ طریقہ. یہ صرف گورننس کی کمی نہیں ہے بلکہ ایک سسٹمک کولیپس ہے جو ہر نئی آگ کے حادثے کو بڑھا دیتا ہے. کراچی میں ٹریجڈی آگ لگنے سے شروع نہیں ہوتی، یہ شروع ہوتی ہے اس سسٹم سے جو لوگوں کو سیفٹی سکھانے سے
कासिर है। जब तक एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूव नहीं होती और बिल्डिंग सेफ नहीं बनती, शहर के रहने वाले हमेशा खतरे में रहेंगे। और जब सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाए तो फिर सिर्फ गलतियां नहीं होती, पूरा निज़ाम इंसानी ज़िंदगियों के खिलाफ खड़ा नज़र आता है। कराची में बेशतर बुलंदों वाला इमारतों में फायर अलार्म, आग बुझाने का निज़ाम और फायर एग्जिट का खुसूसी रास्ता मौजूद ही नहीं। ऐसे में किसी मजीद दिल चीरने वाले वाक़यात का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग्स का ऑडिट किया था, उसमें तकरीबन 266 के करीब कहा जा रहा है में से सिर्फ 6 बिल्डिंग्स थी जो फायर सेफ्टी के रूल्स को फॉलो कर रही थी। एक गाड़ी है, यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। एक फ़ोन के ज़रिए जो है वो ये राब्ता कर सकते हैं, किसी किस्म का एक रजिस्टर्ड मैनुअल इनके पास रखा हुआ है। इससे कराची को कम से कम 200 फायर स्टेशंस और 28,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स की ज़रूरत है। कराची में कंप्लायंस का मतलब इमारत को महफूज बनाना नहीं, बल्कि रिश्वत देकर एक सर्टिफिकेट हासिल करना है। यहाँ लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके नसीब में ना कोई एग्जिट होता है और ना ही कोई अलार्म। फायर ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 200 से 260 बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स का वजूद ही नहीं। 60% से 62% बिल्डिंग्स में एमरजेंसी एग्जिट साहिब हैं। 70% बिल्डिंग्स में नहायत घटिया और ख़तरनाक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इस्तेमाल हुई है। 90% बिल्डिंग्स में ना कोई फायर अलार्म है और ना ही स्मोक डिटेक्टर। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के मुताबिक फायर ट्रक को हर हाल में 4 से 8 मिनटों के अंदर मौका वारदात पर पहुंचना चाहिए, मगर कराची में रेस्क्यू टीम को पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं और 20 मिनट में पानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये देरी क्यों? टूटे हुए रोड, ट्रैफिक, बेहिसाब रश। जहां बाकी दुनिया हर 1 लाख लोगों पर एक फायर स्टेशन बनाती है, वहीं 2 करोड़ की आबादी वाला कराची सिर्फ 28 स्टेशन के रहमो करम पर है। इक्विपमेंट और ट्रेनिंग की कमी और रास्ता रोकती इंक्रोचमेंट्स की वजह से बेबस फायर फाइटर्स सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ काम करने वाले महकमों की सुस्ती है या 2 करोड़ जिंदगियां बचाने का धोखा? ये तमाम हकाइक एक और गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। 28 फायर स्टेशन है, उसमें काबिल इस्तेमाल जो है वो चंद ही होंगे जिनके पास टैंकर्स की सहूलत होगी। वो चंद गिनती पे आप गिन सकते हैं। बोली उसके नुमाइंदे खुर्रम गुलजार ने चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान से अहलियत के मुतालिक सवाल पर जवाब ना दे पाए। खुर्रम गुलजार सवाल पूछते रहे मगर हुमायूं खान जान छुड़ाते रहे, भागते रहे। इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे फराहम कर भी दी जाए तो फायर ब्रिगेड के लिए दूसरा अहम मसला जो है वो पानी की फराहमी है। कराची में आग बुझाने वाला महकमा खुद बुझ रहा है। बोल ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कब्रिस्तान ढूंढ दिया। 25 से ज्यादा गाड़ियों का कबाड़ा बन चुका है। तो ओरिजिनल जो फायर स्टेशन है जहाँ पे रेजिडेंट्स मौजूद हैं, जहाँ पे स्टाफ पूरा मौजूद है, गाड़ियाँ मौजूद हैं, वो 12 फायर स्टेशन है। ये इनका भी कसूर नहीं है, ये हुकूमत का जो है इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर ज़रूरत है। इनको तरबियत दें, इनको इक्विपमेंट दें। ना इनके पास कटर है, ना ग्लव्स है, ना इनके पास कोई मास्क करने का कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आग बुझाने के लिए जाते हैं। कराची का मसला सिर्फ रिस्पॉन्स का नहीं बल्कि स्ट्रक्चर और प्लानिंग का भी है, क्योंकि इलीगल पार्किंग, बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट और बंद इमरजेंसी एग्जिट्स ने कराची की इमारतों और गलियों को कैद खाना बना दिया है। मगर मसला सिर्फ रास्तों का नहीं है, और फ़र्ज़ करें रास्ता मिल भी जाए, पर क्या हमारा निज़ाम तैयार है? इक्विपमेंट पुराने हैं, मास्क फटे हुए हैं और कई बार तो फायर ट्रक्स में पानी तक नहीं होता, और जब पानी होता है तो पंप पुराना और टंकियाँ लीक। ये कैपेसिटी फेलियर नहीं, ये सिस्टम की नाकामी है। हमें सिर्फ पानी की नहीं, जदीद स्नॉर्कल्स, थर्मल इमेजिंग कैमरास और केमिकल सूट्स की शदीद कमी है। और स्टाफिंग, कराची फायर ब्रिगेड में ऑफिशियल्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टाफिंग ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा कम है। कई फायर स्टेशन पर रिक्वायर्ड स्टाफ के मुकाबले में बहुत कम अफराद ड्यूटी पर होते हैं। एक तल हकीकत ये भी है कि परमानेंट स्टाफ सिर्फ अक्सर अपनी अटेंडेंस लगाने आता है, ड्यूटी करने नहीं। ये गोस्ट वर्कर्स सरकार से माहाना तनख्वाह और सहूलियात तो पूरी लेते हैं, मगर जब शहर को उनकी ज़रूरत होती है तो वो मौके से गायब होते हैं, और उनकी जगह वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आग में कूदते हैं जिन्हें ना कोई मेडिकल कवर मिलता है और ना ही मौत के बाद कोई आसरा। जब निज़ाम में सिफारिश और हराम की कमाई दाखिल हो जाए तो वर्दी की हुर्मत ख़त्म हो जाती है। जब एक परमानेंट मुलाजिम और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के दरमियान फ़र्क किया जाता है तो जज्बा नहीं, सिर्फ मजबूरी बचती है। सवाल ये है कि जब अगली आग लगेगी तो क्या कोई बचाने आएगा? शायद आ भी जाएं, लेकिन कराची नहीं, पंजाब।
क्योंकि पंजाब का रेस्क्यू सिस्टम पाकिस्तान का पहला प्रोफेशनल इमरजेंसी सर्विस मॉडल है जो 2004 में लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट हुआ। इमरजेंसी स्टाफ और मॉडर्न व्हीकल्स के साथ हर रिस्पॉन्स का एवरेज टाइम लेस देन 8 मिनट्स है और सर्विस यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के साथ 37 डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हैं। 2007 में यूके ट्रेंड ऑफिसर्स के साथ पाकिस्तान का पहला मॉडर्न फायर सर्विस लाहौर में लॉन्च हुआ जो पंजाब के 20,000 प्लस फायर इंसिडेंट रिस्पॉन्ड कर चुका है और पंजाब के मॉडल को एक मिसाल बनाता है, जबकि बाकी प्रोविंस अभी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज मेंटेन नहीं कर पा रहे। जब हम इस सिस्टम की नाकामी को समझने की कोशिश करते हैं तो बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़त्म नहीं होती, ये शहर की सोशल फैब्रिक तक जा पहुंचती है। प्रॉब्लम शनाख्तों में नहीं है, वो तो ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन है इंसानी लाइफ का। प्रॉब्लम है हायरार्की में कि बस हमें हमारा हक दिया जाए, महाजिरों का हक दिया जाए। ऑपरेशन हुए, दैट वाज सिंधी वर्सेस महाजिर जंग, तो MQM और MQM हकीकी में जितने लोग मरे हैं वो तो महाजिर वर्सेस महाजिर। ये जंजीरें जो पहन रखी हैं वो इस वजह से पहन रखी हैं कि ये हम लोगों को इन जंजीरों के जरिए जकड़ा हुआ है। शहर कायद में गुज़िश्ता कई तिहाइयों से जारी टारगेट किलिंग का सिलसिला अब चंद सालों से शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। बाकायदा साजिश है मुहाजिर कौमियत के दुश्मनों की कि महाजिरों को डिवाइड कर करके इतना मुख्तसर डिफाइन कर दो कि ये बेचारे कुछ करने के लायक ना रहे और इनके इलाकों को गेटो बना दिया जाए। कराची में रहना सिर्फ एक शहर में रहना नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ ज़ुबानों और रिवायतों के दरमियान जीना है। यहाँ उर्दू, सिंधी, पश्तो, पंजाबी, हर ज़ुबान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक पूरी पहचान है। यहाँ हर कम्युनिटी अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री और अपनी सोच के साथ जीती है। लेकिन जब ये कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस समझने के बजाय महसूस किए जाएं तो फासले पैदा होने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये फ़र्क सिर्फ फ़र्क नहीं रहते बल्कि बैरियर्स बन जाते हैं और फिर ये बैरियर्स अक्सर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्क्रिमिनेशन की शक्ल इख्तियार करने लगते हैं। कराची ने ये सब सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया है। एथनिक टेंशन्स, क्लैशेस और नाइंसाफ़ी के वाक़यात ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ये शहर मौका है और कुछ के लिए महरूमी का एहसास। और इसी माहौल में इंसान की पहचान भी बदलने लगती है। अब आइडेंटिटी सिर्फ पर्सनल नहीं रहती बल्कि सोशल बन जाती है। आपका नाम, आपकी ज़ुबान, आपका इलाका, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ खड़े हैं। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये मुख्तलिफ पहचानों का संगम है। मुहाजिर, सिंधी, पश्तून, पंजाबी, हर ग्रुप अपनी पहचान के साथ यहाँ रहता है, लेकिन वक्त के साथ ये डाइवर्सिटी एक ताकत के बजाय टुकड़ों में बंट गई है। यहाँ सियासत अक्सर आइडेंटिटी के गिर्द घूमती रही है। हर ग्रुप अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ता रहा है और इसी कश्मकश ने शहर को मुकम्मल गवर्नेंस से दूर कर दिया। कराची की पॉलिटिक्स में एथनिसिटी एक सेंट्रल फैक्टर बन चुकी है। 1980s के बाद से आइडेंटिटी सिर्फ पहचान नहीं रही बल्कि सियासती मोबिलाइजेशन का जरिया बन चुकी है। पार्टीज बनी, लोग जुड़े और शहर आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स में तकसीम होता गया। ये डिवीजन सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रही बल्कि सड़कों तक आ गई। 2010 से 2015 के दरमियान कराची में हज़ारों लोग टारगेट किलिंग्स और सियासी तशद्दुद का शिकार हुए। और जब शहर आइडेंटिटी की लकीरों में बढ़ जाए तो फैसले भी अक्सर इंसाफ के बजाय ताकत की बुनियाद पर होते हैं और निज़ाम में ऐसी दरारें पड़ जाती हैं जो एक हादसे की सूरत में सामने आती हैं। क्या करेंगे? अब तो अंदर भी नहीं आ रहा। देखें वो बेचारे मदद मांग रहे हैं और हमारा निजाम है, बस क्या बताएं। जो क्रोकरी वाले पठान लड़के जो थे भाई, ये देखिए सिर्फ हड्डियां मिली हैं उनकी और कुछ भी नहीं मिले। और बेचारों ने जो ना पतीलों में रखे, एक, ये दो, ये तीन, इस तरह करके जो ना लोगों को जल्दी भेजो, जल्दी बहुत
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये दुकान का मेरी हालत है, ये कटलरी पड़ी है सारी, ये सारी कटलरी पड़ी है। ये हाल हो गया इस कटलरी का, जल के। ये रोशनियों का शहर कराची, जिसके बारे में मशहूर है कि ये अपनी कारोबारी सरगर्मियों की वजह से कभी सोता नहीं, ये शहर कभी कभी खौफ की वजह से भी जागता है। 17 जनवरी की वो रात भी ऐसी ही थी जब गुल प्लाजा में शॉपिंग करते हुए अचानक शोर मचा और सिर्फ आग आग की सदाएं सुनाई देने लगी। वहाँ ऐसी सिचुएशन का पैदा होना कई बड़े सवालात को जन्म देता है। जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके मुताबिक पहले लगा कि ये सिर्फ एक मामूली सा शॉर्ट सर्किट है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ 8 से 10 मिनट्स में ये धुआं पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में ले लेगा। जब आग भड़कती है तो इंसान सोचता नहीं, सिर्फ रिएक्ट करता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और अपनी आंखों के सामने मेहनत से खड़े किए गए कारोबार को जलते देखा। मगर असली ट्रेजेडी तब शुरू हुई जब निकलने का वक्त आया और रास्ता नहीं मिला। सोचे उस भीड़ का दबाव उन बंद दरवाजों पर क्या होगा जहां 16 इमरजेंसी एग्जिट में से सिर्फ 3 खुले थे। जब एग्जिट्स कम हों और लोग ज़्यादा तो भीड़ मदद नहीं करती बल्कि रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बन जाती है। शादियों का सीज़न होने की वजह से मॉल मामूल से ज़्यादा भरा हुआ था, जिसने इस भीड़ को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया। ये सिर्फ आग का हादसा नहीं था बल्कि ये क्राउड कोलैप्स था, जहां हर कदम के साथ हालात उनके बस से बाहर होते जा रहे थे। लेकिन तमाशा सिर्फ अंदर नहीं था, बाहर भी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर थी। मदद के बजाय लोग तमाशा देखने जमा हो गए और स्पेक्टेटर क्राउड ने रेस्क्यू टीम्स के रास्ते बंद कर दिए। हर गुजरते मिनट किसी की ज़िंदगी कम कर रहे थे। आज के दौर में हादसा सिर्फ ज़मीन पर नहीं रहते, वो हमारी स्क्रीन्स पर फैलते हैं। सोशल मीडिया ने इस वाक़े को हाईलाइट तो किया, मगर इसके साथ अफवाहों और बिना तस्दीक की गई मालूमात ने मज़ीद पैनिक पैदा कर दिया। ऑनलाइन वीडियोज़ ने खौफ की एक ऐसी लहर पैदा की जिसने उन लोगों को भी सीवियर ट्रॉमा का शिकार कर दिया जो वहाँ मौजूद भी नहीं थे। बार बार वही भयानक मंजर देखना जहन को तबाह कर देता है। पब्लिक ने जहां गम और दुख का इजहार किया, वहीं इस्टेब्लिशमेंट और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। ये महज एक हादसा था या निज़ाम का एक गहरा फ्रैक्चर? ऑनलाइन डिबेट्स ने दिखाया कि लोगों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी थकावट है। कराची की उस रात ने यह हकीकत आश्कार की कि कभी कभी एक शहर सिर्फ खौफ से नहीं बल्कि गहरी बेबसी से भी जाग उठता है। वो शहर जो रोज़ रोशनियों से जगमगाता है, उस रात अपनी हालत ज़र पर नोहा कना था। जब आग थमी तो सब खत्म नहीं हुआ। लोग बाहर खड़े अपनों का इंतजार करते रहे। कुछ फोन अब भी लगाए जा रहे थे और कुछ लोग कभी वापस नहीं आए। हर कहानी एक नया सवाल छोड़ जाती है कि क्या हर बार कराची के लोग इसी तरह अपना जानो माल नजरे आतिश होते हुए देखते रहेंगे या हुकूमत अब कुछ होश के नाखून लेगी? लेकिन हर वो मंजर जो हमने स्क्रीन्स पर देखा, क्या वो पूरी कहानी थी या फिर सच कहीं एडिट्स, हेडलाइंस और फिल्टर्स के दरमियान खो गया? अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं बल्कि उस कहानी का है जो मुल्क को सुनाई गई। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। खुले मेन होल के अंदर गिरकर 3 साला इब्राहिम जहाँ भाग हुआ, जो कि अपने वालिदैन के साथ उस डिपार्टमेंटल स्टोर पे आया था जो कि इस मेन होल के करीब ही कायम है। ये गाड़ी रगड़ दिया, फिर दोनों इसके नीचे आ गए, मैं पीछे जाके गिरा। हमने आवाज़ें भी लगाई तो उसने आगे जब तक ब्रेक मारा तो दोनों बच्चे नीचे दब चुके थे। देखिए जी, इस वक्त आग बुझाने के लिए मैं बताऊं कि 3 इस वक्त इदारे आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। KMC फायर ब्रिगेड, पाकिस्तान नेवी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 की फायर ब्रिगेड, ये तीनों जो है इदारे आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। बनारस वलीका चौरंगी के करीब अफसोसनाक हादसा हुआ। 5 साला अजलान वाटर टैंकर की जद में आकर जाँ बहक हो गया। वालिद का कहना है, मेरा बेटा मुझे आवाज दे रहा था, बाबा मुझे बचा लो, लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका। कराची में बेलगाम और तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने एक और खानदान की खुशियां छीन ली। कॉलेज जाने वाले फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म आबिद की जिंदगी चंद लम्हों में खत्म हो गई। कराची में जब भी कोई बड़ा हादसा होता है
تو دو قسم کی کہانیاں سامنے آتی ہیں. ایک وہ جو بڑے ٹی وی چینلز اپنے چمک دمک والے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر دکھاتے ہیں, اور دوسری وہ جو سڑک پر کھڑا عام آدمی اپنے موبائل سے ریکارڈ کرتا ہے. ملکی سطح پر اس واقعے نے صرف لوگوں کو نہیں بلکہ میڈیا کو بھی جگا دیا تھا. ہر چینل پر وہی منظر تھے, لیکن ہر منظر ایک جیسا نہیں تھا. ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے لیے کراچی ایک ریٹنگ مشین ہے. جیسے ہی شہر کے کسی کونے سے دھواں اٹھتا ہے, بریکنگ نیوز کا میوزک بج اٹھتا ہے اور اینکر حضرات ایک مخصوص سنسنی خیز لہجے میں بتاتے ہیں کہ شہر قائد ایک بار پھر سوگوار ہے. مگر غور کریں, ان خبروں میں اکثر اصلی مجرم کا نام غائب ہوتا ہے. یہ ایک کنٹرولڈ کوریج ہے جہاں محدود الفاظ اور فلٹر کی گئی تصویریں دکھائی جاتی ہیں, جیسے دکھ کو بھی کسی حد میں رکھا جا رہا ہو. لیکن اس کے برعکس ایک اور آواز ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے, عوامی میڈیا جو نظام کا پردہ چاک کرتا ہے. یہ ڈیجیٹل گواہیاں کسی اسکرپٹ کی محتاج نہیں ہوتی, ان میں وہ کڑواہٹ ہوتی ہے جو صرف وہاں موجود شخص ہی محسوس کر سکتا ہے. جب ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کوئی احتیاط سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہی تصویر جو لوگوں نے اپنے موبائل سے ریکارڈ کی ہوتی ہے سچ کو زیادہ سیدھا اور سخت دکھا رہی ہوتی ہے. ان ویڈیوز میں چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں اور وہ بے بسی بھی جو ٹی وی کی چمک دمک میں کہیں دبا دی جاتی ہیں. یہ موبائل ویڈیوز دکھا رہی ہوتی ہیں کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں خالی کھڑی ہیں اور یہ راستہ غلط ٹھکانوں کی وجہ سے بند ہے. یہ آوازیں بتاتی ہیں کہ مدد اس لیے نہیں پہنچی کیونکہ نظام کو انسان سے زیادہ کاغذات کی فکر تھی. سوال یہ نہیں کہ کون سا میڈیا صحیح ہے, سوال یہ ہے کہ اصل سچ کہاں ہے, وہ جو محدود لفظوں میں بتایا جاتا ہے یا وہ جو بنا رکاوٹ کے سامنے آ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس مسلسل کوریج نے ایک عجیب سی بے بسی پیدا کر دی ہے. روزانہ کے حادثے اور روزانہ کی آگ نے تکلیف کو ایک روٹین بنا دیا ہے. میڈیا نے کراچی کی تکلیف کو ایک تماشا بنا دیا ہے جہاں صرف منظر دکھائے جاتے ہیں مگر ان کے پیچھے چھپے اسباب پر بات نہیں ہوتی. اگلے دن کوئی نیا بیان آتا ہے اور پرانی بات بھلا دی جاتی ہے, مگر وہ ویڈیوز انٹرنیٹ پر ہمیشہ کے لیے ایک ثبوت بن کر رہ جاتی ہیں. یہ ویڈیوز صرف فوٹیج نہیں ہیں, یہ ان لوگوں کے آخری پیغام ہیں جو اس بے رحم نظام کی بھیڑ چڑھ گئے. جب تک میڈیا اکاؤنٹیبلٹی کے بجائے صرف سنسنی کو ترجیح دیتا رہے گا, کراچی کا شہری اسی طرح ہر روز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے گا, یہ جانتے ہوئے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ صرف ایک بریکنگ نیوز کا حصہ بن کر رہ جائے گا, ایک ایسی خبر جو اگلے بلیٹن تک بلا دی جائے گی. افسوس تو یہ ہے کہ اتنے ثبوتوں کے باوجود نظام نہیں بدلتا. یہ ریکارڈ کی گئی چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کراچی کا دکھ صرف ریٹنگز کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل قربانی ہے جو یہاں کا شہری ہر روز دیتا ہے. میڈیا اپنا کام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے, ہیڈ لائنز پرانی ہو جاتی ہیں, لیکن آنکھوں سے دیکھے گئے یہ منظر اور چیخوں کی آوازیں اب بھی گونجتی ہیں. یہ آوازیں نہ ایڈٹ ہوتی ہیں نہ میوٹ, یہ ان لوگوں کی ہیں جو اس آگ سے گزرے اور ہر سانس کے ساتھ ان کی بے بسی محسوس ہوتی ہے. کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, ناک سے بلڈ آنے لگا میرا اور میں بے ہوش ہو گئی اور لوگوں نے مجھے جیسے تیسے کر کے باہر. کراچی سے نیپا چورنگی کے قریب 3 سال کا بچہ مین ہول میں گر گیا ہے. پہ بندے موجود تھے اور وہ جو ہے نا صرف یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نکالو مجھے نکالو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. دوبارہ گن نہیں ہوا, 3 دن ہو گئے. یہ 1,85,00,000 روپے تھے جو ہم نے ریکور کیے. 30-35 لڑکے گرے ہوئے تھے. گل پلازا کراچی صدر کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کے دوران ایک شاپ سے کیش برآمد ہوا ہے. میں کبھی بھی ہاتھ نہیں لگی, یہ ملی بھگت ہے. کہاں ہے میرا کراچی, کہاں ہے مراد علی. دکان سے الگ الگ ٹکڑوں سے نکالا ہے تاکہ مکس نہ ہو, الگ الگ ڈیڈ باڈی کا ہو سکتا ہے. اب یہ چیز نہیں نکالیں گے تو ڈی این اے. جیسے ہم باہر آئے اس کے بعد جو آگ کی لپٹیں ہم نے دیکھی تو اپنے آپ کو پہلے بولتے ہیں کہاں جاؤں کیا کروں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ادھر بھگدڑ ہو رہی تھی, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. ایک میری بہو تھی, ادھر کہہ رہا ہے کہ انتظار کریں جب تک ڈی این اے نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ سارا انتظام ہونے کے باوجود انتظام نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ ہمارے بچے کی تو جان گئی ہے نا. پوری کراچی کا یہ حال ہے. بتایا تھا کہ ہم پھنس گئے ہیں یا اس طرح. یہ بتایا تو اوپر ہیں مسجد کے یہاں بیٹھے ہوئے, مسجد ہے نا اس کے اندر ہیں, 2-4 فیملیاں بھی تھی ان کے ساتھ, وہ سب اندر ہیں, بچے بھی ہیں 3-4 وہ لڑکے تھے مارکیٹ کے, سب وہی ہیں اندر.
कराची की कहानी उन लोगों के बगैर अधूरी है जो इन हादसों का निशाना बने। हम अक्सर न्यूज़ पर सुनते हैं कराची हादसे में इतने लोग जाँ बहक हो गए, मगर उन गिनती के नंबर्स के पीछे कई जिंदगियां होती हैं जो हमेशा के लिए बिखर जाती हैं। ये वो आवाज़ें हैं जिन्हें निज़ाम सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ये आवाज़ें सीधा सवाल करती हैं। जब धुआं सब कुछ धुंधला कर देता है तब अब लगता है मौत आ चुकी है जैसे जुमले हकीकत बन जाते हैं। सर्वाइवर्स के मुताबिक हर तरफ सिर्फ एक ही पुकार होती है, पहले मुझे बचाओ, मुझे निकालो। हमने अब तक हर इंसिडेंट को गवर्नमेंट और रिसोर्सेज की नज़र से देखा, मगर असल हकीकत वो गवाह बताते हैं जिन्होंने उस अजियत को खुद महसूस किया। सबसे पहले उन रेस्क्यू वालों की बात करते हैं जो बिना किसी सरकारी मदद के मौके पर पहुंचते हैं और बताते हैं कि लाशें उठाते उठाते उनके जज्बात अब पत्थर हो गए। असल तकलीफ तब होती है जब मदद के लिए निकली हुई गाड़ियां टूटी हुई सड़कों और ट्रैफिक में फंस कर रह जाती हैं और लोग आंखों के सामने दम तोड़ देते हैं। ये बेबसी उन रेस्क्यू वालों को कई रातों तक सोने नहीं देती, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ लोगों की जान बचानी होती है बल्कि बिखरी हुई पहचानों को समेटना भी होता है। फिर आते हैं वो लोग जो बच तो गए मगर उनकी जिंदगियां वहीं रुक गई। इन लोगों के लिए कराची की हिम्मत जैसे जुमले सिर्फ एक मजाक लगते हैं, क्योंकि असल में वो हिम्मत नहीं, उनकी बेबसी है जो उन्हें हर रोज़ दोबारा खड़ा करती है। वो शख्स जो कभी अपने खानदान की उम्मीद था अब खामोश दीवारों को तकता रहता है, जहां बच्चों की भूख और दवाइयों का खर्चा उसे हर लम्हा मौत से बदतर सजा देता है। सैकड़ों लोग आज खाली हाथ खड़े हैं जिनकी 20 साल की मेहनत से 20 मिनट में राख हो गई। ये सर्वाइवर्स हर लम्हा उस हादसे को दोबारा जीते हैं। उनके लिए ये वाक़या गुजरता नहीं बल्कि उनके जिस्म और रूह का एक दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। बाहर खड़े माँ बाप के लिए हर बजती हुई बेल एक उम्मीद होती है और हर खामोश फ़ोन एक क़यामत। कई ऐसे हैं जिन्होंने अंदर से कॉल की और अपने माँ बाप से ज़िंदगी की भीख मांगी। वो आखिरी पुकार आज भी उनके कानों में गूंजती है। दूसरों की जान बचाते बचाते कई लोग खुद राख हो गए और मरते वक्त माफ़ी का वॉइस मैसेज भेजा। कराची की गलियों में ऐसे कितने वॉइस मैसेजेस हैं जो कभी सुने ही नहीं गए। हुकूमत उन्हें एक चेक थमाकर समझती है कि इंसाफ हो गया, मगर उस माँ बाप से पूछें जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, क्या उसकी ज़िंदगी की कीमत सिर्फ ये कागज़ का टुकड़ा है? कराची के लोगों की इन आवाज़ों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी थकावट है। एक ऐसा शहर जहां कामयाबी सिर्फ ये है कि आप शाम को जिंदा घर लौट आएं। इसी बेबसी और बेकसी की सबसे ताज़ा मिसाल गुल प्लाजा में लगने वाली आग का वाक़या था। नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ हुआ तो मार्केट की लाइटें बंद कर दी, सब कुछ हुआ। हमें पता चल गया कि यार शॉर्ट सर्किट हुआ, हमें पता है आधा घंटा उसके बाद हम निकल जाएंगे आराम से सुकून से, ठीक है। हमारी गाड़ियाँ सबकी छतों पे होती हैं, तो कम नहीं हुआ, वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया और पलक झपकते। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है तो माफ कर देना। प्लाजा के आखिरी हिस्से में 10:07 में आग लगी। 10:08 पर गुल प्लाजा में धुआं नजर आना शुरू हुआ। 12 मिनट पर आग के शोले नजर आए और एम्बुलेंसेस पहुंचना शुरू हो प्लाजा में फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले 36 साल फुरकान अली ने कुर्बानी की तारीख रकम कर दी। कराची में एमिजिना रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली तीसरे दर्जे की आग पर 13 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया गया। Of a fire at a Karachi shopping mall which killed at least 21 people. Witnesses say smoke first emerged from air ducts at the Gulf Plaza late Saturday, and what was believed to be a small fire quickly grew out of control. पौने 10 बजे खबर आई थी, तकरीबन पौने 10 बजे थे, तो अनाउंसमेंट हुई कि बेसमेंट फौरन खाली कर दिया जाए क्योंकि बेसमेंट में धुआं भरना शुरू हो गया था। क्या आग लग गई हो? आग बहुत तेजी से फैली, आग लग गई थी, धुआं बहुत ज़्यादा था बेसमेंट में। गुल प्लाजा में लोग उस रात रोज़मर्रा की तरह रात की शॉपिंग कर रहे थे। 10 बजे के करीब का वक्त था, सब नॉर्मल था और दुकानें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। फिर अचानक डग से धुआं आना शुरू हुआ। ग्राउंड फ्लोर की एक दुकान में आग लग चुकी थी, लेकिन चूंकि ऐसे वाक़यात गुल प्लाजा में पहले भी हो चुके हैं, इसलिए हर किसी को लगा कि छोटी सी आग है, बुझ जाएगी।
मगर ये आग रुकने वाली नहीं थी। थोड़ी सी ही देर में ये फैलती गई, मज़ीद तेज़ी और बेरहमी से, और इस आग के फैलाव और उससे होने वाली वहशतनाक तबाही को सपोर्ट किया खुद गुल प्लाजा की इमारत और उसके स्ट्रक्चरल फ्लॉज ने। लोग आग लगने पे भागने लगे, हर तरफ हलचल मच गई। आग क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी तो सब ऊपर की तरफ भागे। हर किसी को बस इस बिल्डिंग से बाहर निकलना था, और इसी अफरा तफरी के आलम में लोगों को पहला झटका इस बात का लगा कि दरवाजे ही बंद थे। 16 एग्जिट में से सिर्फ 3 खुले थे। लोग एक दरवाजे की तरफ दौड़ते, फिर दूसरे और तीसरे, लेकिन हर तरफ ताला था। बिल्डिंग में धुआं इतना भर चुका था कि पास खड़े शख्स का चेहरा तक नहीं दिख रहा था। वेंटिलेशन का निज़ाम ना होने के बराबर था। लोगों को सांस लेने में और एक दूसरे को पहचानने में मसला आ रहा था, और इस मसले को और बढ़ाया इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स के ना होने ने। हर कॉरिडोर में सिर्फ एक 12 वोल्ट की इमरजेंसी लाइट मौजूद थी, जो लोगों के सेफ इवैक्यूएशन के लिए नाकाफ़ी थी। जब दरवाजे बंद मिले तो सेकंड ऑप्शन खिड़कियां बची। दानिश अली, जो एक प्राइवेट फर्म में फायरमैन के तौर पर काम कर रहे थे, और उनकी रज़ाकाराना कोशिशों ने गुल प्लाजा की आग से 11 लोगों की जान बचाई। उन्होंने गुल प्लाजा जुडिशियल कमीशन को बताया कि जहां बिल्डिंग के दरवाजे बंद थे, वहीं खिड़कियां भी या तो सील थी या फिर उनके सामने दुकानदारों का सामान और इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। इस तरह लोगों के लिए खिड़कियों से निकलने का ऑप्शन भी बंद हो गया। वक्त गुजरता जा रहा था। जो लोग ऊपर जा रहे थे वो भी छत पे जाके फंस गए, क्योंकि वहाँ के रास्ते भी ग्रिल से बंद थे और तोड़ने की कोशिश पे भी नहीं टूट रहे थे। अब ना नीचे रास्ता था और ना ही ऊपर। लोग पूरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। इस सारी सिचुएशन में इस बात का भी अहम रोल था कि हमारे यहाँ फायर ड्रिल्स या ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने की ना अवेयरनेस मौजूद है, ना ही हम या हमारी अथॉरिटीज़ ऐसी ड्रिल्स को प्रमोट करते हैं। गुल प्लाजा की इमारत में 17 जनवरी 2026 की रात आग, बेबसी, मायूसी और लाइलमी सब थे। इस हादसे में इमरजेंसी एग्जिट्स बंद होना, इनएफिशिएंट इमरजेंसी लाइटिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन मैकेनिज्म की कमी, फायर ड्रिल्स ना होने की वजह से ऐसी सिचुएशन से डील करने की अनअवेयरनेस, ये सब शामिल थी। लेकिन ये आग हमारे सिस्टम के फेलियर का भी मुंह बोलता सबूत थी। ये आग लगी गुल प्लाजा की बिल्डिंग की स्ट्रक्चर फॉल्ट की वजह से, और बड़ी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरियों, अथॉरिटीज़ की सुस्ती और नाअहली की वजह से। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 10 बजे के करीब शुरू होने वाली ये आग 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी। तहकीकात बताती हैं कि बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 20 साल से इंस्पेक्ट नहीं हुआ था, और सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन बंद कर रखी थी। जब ग्राउंड फ्लोर पर आर्टिफिशियल फ्लॉज की दुकान में आग लगी तो ख़राब क्वालिटी वायरिंग ने फ्यूल का काम किया, और सबसे बड़ी टेक्निकल गलती, बिल्डिंग की पावर फ़ौरन काट दी गई, जिससे अंधेरा हुआ और इमरजेंसी सिस्टम्स फेल हो गई। रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल ने यहाँ तक कहा कि गुल प्लाजा में मैक्सिमम लॉस की वजह यही कट डाउन था। अथॉरिटीज़ की तरफ से होने वाली गलतियों में से एक बहुत बड़ी गलती सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गलती थी। बिल्डिंग में होने वाली इलीगल मॉडिफिकेशंस की वजह से वेंटिलेशन डक्ट्स ने चिमनीज का काम किया, जिसने आग को मिनटों में ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक पहुंचा दिया। आग की तेज़ी से फैलने की एक टेक्निकल वजह फ्लेमेबल मटेरियल्स का भारी स्टॉक भी था, जिसने थर्मल लोड बढ़ा दिया। मजीद ये कि बिल्डिंग में ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए इंतज़ाम नाकाफ़ी था। सिंध ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 2017 के मुताबिक ऐसी बिल्डिंग्स में सेफ्टी ऑडिट्स के निज़ाम को मज़ीद सख्त और इफ़ेक्टिव होना था, लेकिन कई और चीज़ों की तरह ये बात भी सिर्फ कागज़ों तक महदूद रही। और इस तरह गुल प्लाजा की इस हादसे ने साबित किया कि जब सिस्टम करप्ट हो तो इमारतें सिर्फ फायर ट्रैप्स बन जाती हैं। मुल्क के फाइनेंशियल कैपिटल की इस फायर ट्रैप बनी इमारत की आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 के पास एसेंशियल टूल्स तक नहीं थे। अपनी जान दांव पे लगा के लोगों को बचाने वाले फायर ब्रिगेड्स बगैर लॉक कटर्स, गैस मास्क और एरियल लैडर्स और एक्सकेवेटर्स के ये जंग लड़ रहे थे। और इन सब मसाइल के साथ साथ शहर की हस्ता हाल सड़कों और ट्रैफिक से गुजर के फायर ब्रिगेड को पहुंचने में कितनी ताख़ीर हुई, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। जब मुनासिब एहतियाती तदबीरें इख्तियार नहीं की जाएं तो तबाही मुकद्दर बन जाती है, जिससे कई कीमती जानों और पैसों का नुकसान होता है और कई हंसते खेलते घर उजड़ जाते हैं। और इन्हीं सिस्टम फेलियर्स, हुकूमत और अथॉरिटीज़ की नाअहली ने गुल प्लाजा में लगी इस आग को शहर की 10 साल की सबसे बड़ी तबाही बना दिया। ये सिर्फ आग नहीं थी,
एक कयामत थी। आग बुझाने की कोशिशें जारी थी और कई आंखें बेबसी से गुल प्लाजा के बाहर खड़ी अपने प्यारों को वापस देखने के इंतजार में खड़ी थी। इस आग ने न सिर्फ 80 से करीब जानें ली, कई लोगों को जख्मी किया, बल्कि सैकड़ों लोगों को जिंदगी भर का गम और ट्रॉमा दे दिया। जली हुई लाशें और मिट्टी में मिली इंसानी बाकियात पीछे छोड़ गए सिर्फ उनके घर वालों की चीखें और कभी ना खत्म होने वाले गम। डीएनए सैंपल्स का सहारा लिया गया ताकि उन बिखरे हुए टुकड़ों को कोई नाम दिया जा सके जो उस गिरती हुई दीवारों के नीचे दब गए थे। इस तबाही के मलबे से मिलने वाले 80 लोग अपने पीछे कई कहानियां और यादें छोड़ गए। इन 80 लोगों के साथ 25 साल का न्यू कराची का रिहायशी साद भी कहीं खो गया, जो गुल प्लाजा की एक दुकान पर काम करता था। और इन्हीं 80 लोगों में गुल प्लाजा में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशों के दौरान शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान अली भी शामिल हैं। इंसानी जानों के ज़िया और मुतासरा ख़ानदान को मिलने वाले गम के साथ साथ इस आग ने जो हालात पीछे छोड़े हैं वो इंतहाई दहशतनाक हैं। गुल प्लाजा की इमारत के मुख्तलिफ हिस्से आग लगे होने के दौरान ही वक्तन ब वक्तन गिरते रहे और प्लाजा राख होता गया। रमज़ान और ईद के नज़दीक होने की वजह से दुकानदारों के पास सामान भी मामूल के बरक्स ज़्यादा था और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस हादसे का ओवरऑल फाइनेंशियल लॉस तकरीबन 100 बिलियन रुपीस के करीब है। गुल प्लाजा के हादसे में नुकसान सिर्फ सामान का नहीं बल्कि पूरे बिजनेस इकोसिस्टम का हुआ, जहां कई होलसेलर्स का माल एक लम्हे में बर्बाद हो गया। वहीं सप्लाई चेन्स टूट गई, डिलीवरीज रुक गई और कराची का कमर्शियल हब एकदम से माजूर हो गया। इस वक्त में अवाम एक दूसरे के साथ खड़ी हुई। जहां मार्केट ओनर्स ने खुद ई कॉमर्स की तरफ स्विच किया, वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे दराज जैसे प्लेटफॉर्म्स हों या इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग, सब इफेक्टिव्स के साथ खड़े हुए ताकि वो नए सिरे से अपने रोजगार का पहिया चला सकें। लेकिन ये अवाम ही तो है जो एक दूसरे का साथ देती है। हुकूमतें कहाँ हैं? असल जिम्मेदार कहाँ हैं? कराची की आवाम नहीं अब चुप रहेगी। अब ये जितने भी लोग हैं मर रहे, बोल रहे, कौन होते? हम सियासत नहीं कर रहे। कराची के अंदर रोज लोग मर रहे। किधर गया मेयर कराची? मेयर कराची किधर गया? क्या में जवाब देना? मेरा सवाल है, मेरा ये कहना है अगर यूनियन रोक रही है तो यूनियन जिम्मेदार है। यूनियन अगर यूनियन करेगी, अगर यूनियन 1200 खानदान किसी एक यूनियन वाले का खानदान नहीं है अंदर। और ये लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं मेयर के साथ अंदर बैठकर। हमें यहाँ पर आवाम को कह रहे हैं कि ये सियासत कर रहे हैं। आप सौदा कर रहे हो जो है मेयर के साथ अंदर बैठे हुए। मेयर से सवाल करना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग हैं ये मुतासिरा फैमिलीज के लोग हैं, यहाँ पर खड़े हुए ये परेशान होने वाले लोग हैं और इन लोगों से बचकर मेयर अंदर जा रहा है। आप मेयर के साथ अंदर बैठकर कौन सी कंप्रोमाइज कर रहे हो? आप यहाँ पर 1200 दुकानों का सौदा कर रहे हो। ये लोग लाशों पे सियासत करेंगे। अगर यूनियन वाले, अगर ये कौन था मैं नहीं जानता इसको, कौन था ये बंदा? अगर जो अगर नहीं ये तो नहीं था, कौन है? नहीं हमारे पास उसकी वीडियो आई है। अगर वो मेयर का टाउट है तो हम बताएंगे कि मेयर भी टाउट है सिंध हुकूमत का। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये सियासत करेंगे यूनियन वाले, यहाँ पर 1200 खानदान, पता नहीं है कितने लोग हैं अंदर, यहाँ पर खड़े रहते, जवाब देते। आग 1 घंटे के अंदर बुझ सकती थी, 1.5 घंटे तक इसको बढ़ाया गया जो 24 घंटे हो गए। मेट्रोपॉलिटन सिटी कितने लोग, कराची के लोग काजे, हम यहाँ पर आके बता रहे। मेरा भाई के बचपन का दोस्त अंदर फंसा हुआ है, कल से फैमिलीज परेशान है। ब्लॉक किएगा कौन? क्या नाम है उसका? नबील। उनकी फैमिलीज हमें कॉल कर करके कह रही है। इस हादसे से पहले भी गुल प्लाजा के मुतालिक कई डॉक्यूमेंटेड वार्निंग्स मौजूद थी। SBCA के रिकॉर्ड से ये बात सामने आई कि गुल प्लाजा में लैक ऑफ सेफ्टी कंप्लायंस के खिलाफ 1992, 2015 और 2021 में कोर्ट केसेस फाइल किए जा चुके हैं, जबकि अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। 27 नवंबर 2023 को फायर डिपार्टमेंट्स के एक सर्वे ने, जिसमें इलाके के 40 से ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स को कवर किया गया, इस बात की निशानदेही की गई कि इन बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नाकाफ़ी थे। फायर अलार्म्स फॉल्टी थे, एस्केप रूट्स ब्लॉक थे, इमरजेंसी लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था और ऑक्यूपेंट्स और स्टाफ के लिए फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का भी कोई इंतज़ाम ना था।
जनवरी 2024 में फायर डिपार्टमेंट के फॉलो अप ऑडिट ने गुल प्लाजा को उन बिल्डिंग्स में शामिल किया जो रेगुलेशंस पर पूरा नहीं उतरती थी, और इस ऑडिट ने सेफ्टी कैटेगरीज जैसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट तक रसाई, अलार्म सिस्टम और इलेक्ट्रिकल वायरिंग की हालत को अनसेटिस्फैक्टरी करार दिया। ये वो रिकॉर्डेड रेड फ्लैग्स थे जिन पर टाइमली एक्शन होता तो गुल प्लाजा का स्केल ऑफ लॉस ड्रामेटिकली कम हो सकता था। और इन सब बातों से ये साबित होता है कि मसला ये नहीं है कि कोई वार्निंग्स नहीं दी जाती या रेड साइंस नज़र नहीं आते, मसला ये है कि वार्निंग्स पर अमल नहीं किया जाता। कराची में रूल्स और उनके मुताबिक गवर्नेंस का निज़ाम मौजूद है, लेकिन इन्फोर्समेंट बेइंतहा वीक है, और इन वीकनेसेस के एहतसाब करने वाला निज़ाम उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। इसके साथ साथ एक और पहलू भी जुड़ा हुआ है, एक्शन लेने की कॉस्ट, सच बोलने, हक बात करने की कीमत। बहुत सी जगहों पर कानून का निफाज इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। इसी वजह से इनलीगल स्ट्रक्चर्स या सेफ्टी वायलेशंस अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस को प्रेफरेंस दी जाती है, बड़े बड़े ऐलानात, अफेक्टीज़ के लिए कंपनसेशन पैकेजेस, जबकि लॉन्ग टर्म सेफ्टी को लगातार इग्नोर किया जाता है। मसाइल को रूट कॉज से ही हल नहीं किया जाता बल्कि सरसरी तौर पर सर से उतारा जाता है। हर नए इंसिडेंट पर बस 4 दिन का शोर मचता है और बस फिर वही खामोशी। और यूं गुल प्लाजा और ऐसे कई और वाक़यात अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अथॉरिटीज़ के ज़ाती मुनाफे के दरमियान के फासले को वाज़िया कर देते हैं। ये मसाइल सिर्फ गुल प्लाजा तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे निज़ाम की रिपीटेड फेलियर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अमान के वालिद फौज से रिटायर हैं और अपने बेटे के नाहक खून का इंसाफ चाहते हैं। खबर के साथ कि कराची में सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया। एक जुडिशल कमीशन बनाओ और जिसकी जहाँ गलती थी उन सबको सजाएं दो। एमक्यूएम कहते हैं उमेर रुबाब चांडियो के वालिद और दादा के कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सरदार अहमद खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो समेत 8 मुलजिमान को बाइज्जत बरी। फिर एक हादसा होगा, फिर अचानक जो है वो वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, किसी पे डाल दे किसी पे डाल दे। हाई कोर्ट ने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान के कत्ल में उम्र कैद की सजाएं खत्म करके मुलजिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। कराची पुलिस की गफलत, थाने से मुलजिम फरार, तफ्तीशी अफसर भी लापता हो गया। गिजरी थाने से मुकदमा दर्ज। कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, 9 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के एक साथ तबादले कर दिए गए हैं। साजिद और गोली के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात थे उन तमाम मुकदमात के अंदर साजिद और गोली की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद केस के मुलजिमान को रिहा कर दिया गया। आज भी जब टीवी पर नज़र डालते हैं तो महीनों बल्कि कई दफ़ा सालों से पेंडिंग रहने वाले वही केसेस सामने आते हैं, जैसे एक ही कहानी को बार बार मुख्तलिफ नामों के साथ देख रहे हो। एक ही राइटर की लिखी हुई कोई 25वीं फिल्म चल रही हो जिसका अंजाम पहले से मालूम हो। जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है उसके फ़ौरन बाद इंक्वायरी कमीशंस बनाई जाती हैं, लेकिन जब जवाब मांगने की बारी आती है तब सब गायब। मीडिया जब कंसर्न्ड ऑफिशियल्स, डायरेक्टर्स या स्पोक पर्सन से रब्ता करने की कोशिश करता है तो अक्सर ना कोई जवाब मिलता है और ना ही कोई कॉर्पोरेशन। दूसरी तरफ अपोजिशन और हुकूमत पार्लियामेंट में बयानबाजी करके अपना हक अदा कर देती है, जिससे ये लगता है कि पॉलिटिशियंस मसले का हल कम और वोट बैंक ज़्यादा बना रहे हैं। इदारों के हालात ये हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट को एक मामूली ऑफिस पोस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑफिसर्स को शॉर्ट टेन्योर के बाद रिप्लेस कर दिया जाता है और इस तरह असल मसले का हल निकालने के बजाय इदारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ रहते हैं। हकीकत ये है कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को वो फैसिलिटीज़ और इख्तियारात ही नहीं दिए जाते ताकि फ्यूचर में किसी सानहे या क्राइम को रोका जा सके। अफसोस ये है कि असल जिम्मेदारान तो बच निकलते हैं पर निशाना बनते हैं छोटे मुलाजमीन जैसे गार्ड, ऑपरेटर या कोई ऐसा शख्स जिसके पास फैसला करने का इख्तियार ही नहीं होता। और इस तरह के पैटर्न अक्सर हमें हर ट्रेजिडी के बाद देखने को मिलते हैं। हमारे सियासतदान अक्सर इस जुमले के पीछे पनाह लेते नजर आते हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि मुश्तरका दुख का है। दर हकीकत ये रवायती अल्फाज सिर्फ एक ऐसी आर्जी तसल्ली हैं जिसका अमली नतीजा हमेशा सिफर ही रहता है। ये बोसीदा निज़ाम सिर्फ इन इदारों तक महदूद नहीं बल्कि अदालतों में भी यही हाल है। 2024 में कराची स्ट्रीट क्राइम के 1355 केसेस कोर्ट में गए, लेकिन सिर्फ 83 क्रिमिनल्स को सज़ा दी गई।
यानी कन्विक्शन रेट सिर्फ 6%। मलीर कोर्ट में ये शुमार इससे भी कम है। 398 केसेस आए और सिर्फ 9 क्रिमिनल्स को सजा हुई। कन्विक्शन रेट 3% से भी कम। असल वजह वीक इन्वेस्टिगेशन, विटनेस का डर की वजह से मुकर जाना और प्रोसिक्यूशन की लापरवाही। ये वजूहात हैं कि अदालत तक पहुंचने वाले भी अक्सर खाली हाथ लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद एक फैसले में कहा कि तकरीबन 65% केसेस बगैर किसी सजा के क्लोज हो जाते हैं। परवीन रहमान औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर 28 साल से कराची के गरीब मोहल्लों में काम करती रही। लैंड माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाना उनका जुर्म बन गया। 13 मार्च 2013 को बनारस फ्लाईओवर के पास उनकी गाड़ी पर गोली चलाकर उनको हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। पुलिस ने केस कवर अप करने के लिए किसी और को सस्पेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी से प्रूव हुआ कि उसका परवीन के केस से कोई लिंक ही नहीं था। 2021 में कत्ल के 8 साल बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 4 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई, लेकिन 2022 में सिंध हाई कोर्ट ने ये कहते हुए चार्जेस हटा दिए कि सबूत नाकाफ़ी हैं और वो सब आज़ाद हो गए। परवीन की फैमिली और HRCB की चेयरपर्सन हिना जिलानी ने कहा कि मुल्जिमान परवीन की ख़ानदान और उनके कोलीग्स के लिए एक सीरियस थ्रेट हैं और उन्हें स्टेट प्रोटेक्ट करे। ये केस सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि इस निज़ाम की कहानी है जो ताकतवर लोगों को बचाता है और जो हक के लिए लड़ते हैं उन्हें अकेला छोड़ देता है। और ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब सिस्टम इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो जाए तो उसका असर सिर्फ उस केस से जुड़े एक शख्स तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये असर बाकी की आवाम की ज़िंदगियों पर भी पड़ता है। गुल प्लाजा के 1206 मुतासरीन ने सामान और दीगर अशिया के नुकसान की तफसीलात डिप्टी कमिश्नर साउथ के दफ्तर में जमा करवा दी हैं। मुतासरा दुकानदारों को इमदादी रकम के चेक आइंदा माह मिलने का इम्कान है। मज़ीद उन्होंने बताया कि जो मुतासरीन हैं उनको भी फाइनेंशियली भी कंपनसेट करेंगे। उन्होंने 1 करोड़ के जो है कर्जे की भी बात की है, जिसका इंटरेस्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट अदा करेगी। सानिहा बल्दिया के जख्म पर से फिर से हरे हो गए हैं। 5 साल गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन आज भी इंसाफ की मुंतज़िर हैं। कराची सानिहा गुल प्लाजा जहाँ बहाक 20 अफराद के लवाहिकीन भी आज मौजूद हैं और चेक तकसीम किए जाएंगे। सानिहा बल्दिया मुतासरीन ने जर्मन कंपनी की जानिब से दी जाने वाली रकम एक इंश्योरेंस कंपनी को दिए जाने के माहदे को गैर शफाफ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जब कराची में कोई सानिया होता है तो रियासत मुआवजे के वादे तो करती है, मगर वो कंपनसेशन सिर्फ एक सवालिया निशान बन जाता है। तरक्की याफ्ता शहरों में क्राइम विक्टिम कंपनसेशन का बाकायदा कानूनी निज़ाम होता है, पर यहाँ हुकूमती इमदाद के ऐलानात सिर्फ अखबारी सुर्खियों और सियासत तक महदूद रहते हैं। 2016 में रीजन प्लाजा में 11 लोग शहीद हुए और मुआवजा सिर्फ बातों तक महदूद रहा। 2020 के गुलबहार बिल्डिंग कोलैप्स में 27 लोग मरे। अदालत ने मालिकान को दियत का हुक्म दिया, मगर उसके बावजूद SBCA के 8 अफसरान बरी कर दिए गए। और गुज़श्ता साल 2025 में गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाले के 50,000 बेघर लोगों को दिसंबर 2023 से वादाशुदा रकम नहीं मिली, बावजूद कि अदालत ने उनके हक में फैसला सुनाया था। हुकूमत के वादे सिर्फ कागजों तक रहते हैं। मुआवजों का ऐलान तो होता है मगर पहुंचाया किसी और को जाता है। इस शहर में कानून के हाथ लंबे तो हैं, मगर वो मुजरिमों तक नहीं, बेबस अवाम तक ही पहुंचते हैं। बल्दिया फैक्ट्री जैसे अलमनाक हादसे में ज़मीन मालकान की सज़ा से बचने की मिसाल देख लें। 11 सितंबर 2012 की रात अली इंटरप्राइजेस की फैक्ट्री में 260 से ज़्यादा मजदूर जान से गए, जहां इमरजेंसी एग्जिट्स लॉक थे और सेफ्टी सिस्टम मौजूद ही नहीं थे। 8 साल बाद जब एंटी टेररिज्म अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो 2 MKM वर्कर्स को सजाए मौत दी गई, 4 चौकीदारों को उम्र कैद, लेकिन फैक्ट्री के मालिकान को सजा से फिर भी बचा लिया गया। मुतासिरा खानदान का कहना था कि मालिकान को बरी करार देना इंसाफ का मजाक है। इस सब में रेगुलेटर्स पर भी सवाल उठता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ कोई मजरू कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि मालूम था कि फैक्ट्री ना तो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड थी और ना ही उसके डिज़ाइन को किसी डिपार्टमेंट ने मंजूरी दी थी। बाद में यहाँ तक कहा गया कि यह आग दहशतगर्दी का नतीजा थी, जबकि ये बात फैक्ट्री के मालिकान को सज़ा से दूर भगाने की एक और कोशिश थी। और हमेशा की तरह ना कोई इस्तीफ़ा, ना कोई इंक्वायरी, बस एक रिपोर्ट, एक और वादा और अगली बार फिर वही मंजर। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी खुद इन्वॉल्व, पर प्लॉट हर टाउन के हिसाब से अलग रिश्वत होती है।
करने के जिम्मेदार सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला और उनकी पूरी टूटना शुरू हुए। पिलर्स के टूटने के कुछ देर बाद पाँच मंजिला इमारत जमीन। कराची में नक्शे की मंजूरी के बाद मकान बनाना इंतहाई मुश्किल, यानी कानूनी तौर पर मकान बनाना मुश्किल, तो फिर गैर कानूनी तौर के ऊपर मकान बनाना या इमारत बनाना बहुत आसान मुबैना तौर के ऊपर। शाहरा फैसल पे एक फ्लैट में सिर्फ एक सीढ़ी से चढ़ने उतरने का रास्ता है, इमरजेंसी एग्जिट गायब है। कराची में गैर कानूनी और खतरनाक करार दी गई इमारतों को गिराने का फैसला। दुनिया भर में इमारत तो तामीर की जाती है मगर हिफाजती कवानीन के साथ, जबकि शहर कराची में 80% तामीरात हिफाजती आलात के निज़ाम से महरूम हैं। ये कहानी सिर्फ एक या दो केसेस तक महदूद नहीं है, बल्कि इस पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की यही सूरत हाल है, जहां हर जगह कंस्ट्रक्शन के दौरान सेफ्टी रूल्स को नज़रअंदाज किया जाता है, जिससे लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरों में डाल दिया जाता है। इसकी मौजूदा मिसाल सामने ही है। गुल प्लाजा आग के वाक़ये ने दिखाया कि 80% बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी सिस्टम्स, फायर अलार्म्स, स्प्रिंकलर्स, एस्केप रूट्स मौजूद ही नहीं हैं, यानी एक छोटी आग भी मौत का सबब बन सकती है। सिर्फ इल्लीगल हैंड हेल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स ही नहीं, बल्कि ऑर्डर देने वाली अथॉरिटीज़ भी जिम्मेदार नज़र आती हैं। SBCA जैसी एजेंसीज जिसको बिल्डिंग्स की सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए, वहाँ ब्राइबरी और करप्शन उरूज पर है। अनसेफ बिल्डिंग्स को सेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है और जब सानहा होता है तो कहा जाता है कि ये तो एक एक्सीडेंट था। रिपोर्ट के मुताबिक इल्लीगल बिल्डिंग्स अक्सर इंस्पेक्शंस के बाद भी इल्लीगल ही रहती हैं, पर रिश्वत देकर बच जाती हैं। कराची में हज़ारों की तादाद में बिल्डिंग्स अनसेफ लिस्ट में शामिल हैं, मगर अब तक उनका एवैक्यूएशन नहीं हुआ। SBCA ने खुद कहा कि 570 बिल्डिंग्स खतरनाक हैं, मगर एक्शन प्रोग्रेस स्लो ही रहा। लियारी में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई जहां 27 लोग अपनी जान से गए, और ये सिर्फ गफलत का सबूत है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि तकरीबन 70 to 80% स्ट्रक्चर्स में फायर सेफ्टी कंपोनेंट्स मिसिंग हैं, और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जब इंस्पेक्शंस ब्राइबेबल हों तो बिल्डर्स एहतियाती तदबीर करने के बजाय पैसे बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी का मॉडल है। सेफ्टी मेजर्स, फायर एग्जिट्स, फायर अलार्म्स, प्रॉपर वायरिंग, इन सब पर खर्चा होता है, और ये खर्चा हज़ारों या लाखों में होता है। लेकिन जब इन्हें इग्नोर किया जाता है तो बिल्डिंग्स, शॉपिंग प्लाजाज, फैक्ट्रीज करोड़ों कमाते हैं। यानी कि सेफ्टी को नज़रअंदाज करना मालिकान को ज़्यादा मुनाफा देता है। यही सेल्फिशनेस का नतीजा है कि एक इमारत मिलियंस का बजट करती है, मगर सेफ्टी के लिए कुछ भी खर्च नहीं होता। यहाँ इंसानी जान से ज़्यादा अहमियत मुनाफे को दी जाती है। पाकिस्तान की रिसर्च स्टडीज़ भी ये बताती हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नॉन कंप्लायंस और सेफ्टी लैप्सेस से एक्सीडेंट का रेट बढ़ता जा रहा है, और जब तक बिल्डर माफिया और करप्ट रेगुलेटर्स का कंट्रोल नहीं मिटाया जाएगा, हालात ठीक नहीं हो सकते। तीसरी बात ये कि अलार्म नहीं लगे हुए थे, वो हर जगह का बता देता किस जगह आग लगी हुई है, तो नीचे आग लगी हुई थी, लोगों को पता ही नहीं था। जो मालिकान थे पहले उनको पकड़ा गया, केस का रुख मोड़ दिया गया, उनको किसी को सजा नहीं मिली तो चरिया और भोला को मिली, जो कि सिर्फ एक हरकारे थे। एक जनरल मैनेजर और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को, चौकीदारों को सजा मिली है। ये कहाँ का इंसाफ? जो शख्स लोगों की जान बचाने जा रहा है, अगर उसकी खुद की जान सलामत नहीं होगी तो वो लोगों की जान कैसे? क्या हम किसी एक हादसे से सीख नहीं पाए? सिर्फ बल्दिया टाउन नहीं, कराची के गुलिस्तान जोहर RJ मॉल में भी आज से 2 साल पहले आग लगी थी, जिसके नतीजे में बहुत सा जानी और माली नुकसान। कराची के इस फेल सिस्टम की बुनियाद ही ये है कि यहाँ गलतियाँ रिपीट होती हैं और उनका कोई अंजाम नहीं होता। जब सज़ा ना हो तो डर भी नहीं होता, और जब डर ना हो तो रवैये नहीं बदलते। अगर हम गुल प्लाजा, बल्दिया फैक्ट्री और RJ मॉल के आग के इंसिडेंट को देखें तो पैटर्न हर दफ़ा एक ही नज़र आता है। इमरजेंसी एग्जिट्स बंद या लॉक्ड, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ओवरलोडेड, और बिल्डिंग के अंदर ऐसी तब्दीलियां जो कभी अप्रूव ही नहीं हुई। ये सिर्फ गलतियां नहीं होती, ये डॉक्यूमेंटेड वायलेशंस होती हैं। हर इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, रिपोर्ट बनती है, मीडिया सवाल उठाता है, लेकिन हर कुछ अरसे बाद सब वैसे का वैसा ही हो जाता है। ना किसी को मिसाली सज़ा मिलती है, ना कोई ऐसा प्रेसिडेंट बनता है जो अगले शख्स को रोक सके। और अंदाज़ा लगाया जाता है कि कराची की तकरीबन 70 to 80% बिल्डिंग में प्रॉपर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद ही नहीं। तो फिर सवाल ये नहीं बनता कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल ये बनता है कि हादसे हर रोज़ क्यों नहीं होते। कराची में कानून मौजूद है लेकिन उसका असर बराबर नहीं होता। इसी जगह सियासी सरपरस्ती का किरदार समझना ज़रूरी है।
कई रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट्स अक्सर रोके ही नहीं जाते बल्कि चलने दिए जाते हैं। यानी वायलेशन सिर्फ रिस्क नहीं रहता बल्कि कभी कभी प्रोटेक्टेड एक्टिविटी बन जाता है। और जब सिस्टम खुद सिग्नल दे तुम्हें कोई नहीं रोकेगा तो फिर कानून डिटेरेंट नहीं रहता, सिर्फ पेपर वर्क बनकर रह जाता है। इसके साथ एक और लेयर भी जुड़ी हुई है, कराची की फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट, मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ। इस वजह से जब फेलियर होता है तो क्लियर अकाउंटेबिलिटी डिफाइन नहीं होती, और जब कोई एक जिम्मेदार ना हो तो सिस्टम कलेक्टिवली बच जाता है। और फिर आता है रिसोर्स का मसला, फायर ब्रिगेड की लिमिटेड कैपेसिटी, आउटडेटेड इक्विपमेंट और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। ये सब मिलकर रिस्पॉन्स सिस्टम को पहले से ही प्रेशर में रखते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब नॉर्मलाइज हो जाता है। जब हर तरफ एक जैसी गलतियां नजर आएं तो फिर वो गलत नहीं लगती, और जब मुआशरा उन्हें एक्सेप्ट कर ले तो निज़ाम उन्हें चैलेंज करना छोड़ देता है। इसलिए सिर्फ गफलत का मसला नहीं, ये इंतहाब का मसला है। जहाँ सज़ा कमज़ोर हो और हिफाजत ताकतवर, वहाँ हादसात रिपीट नहीं होते, एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि इनमें से अक्सर हादसात को रोका जा सकता था, क्योंकि प्रिवेंशन के लिए रूल्स मौजूद हैं। बिल्डिंग कोड्स ये कहते हैं कि हर स्ट्रक्चर में प्रॉपर फायर एग्जिट्स हों, फंक्शनल सेफ्टी सिस्टम्स हों और रेगुलर इंस्पेक्शंस के ज़रिए उन्हें चेक किया जाए। मगर कराची की रियलिटी मुख्तलिफ है। जहाँ रूल्स कहते हैं एग्जिट्स क्लियर होनी चाहिए, वहाँ एग्जिट्स बंद मिलते हैं। जहाँ सिस्टम्स फंक्शनल होने चाहिए, वहाँ या तो इंस्टॉल ही नहीं होते या फिर काम नहीं करते। और जहाँ रेगुलर ऑडिट्स होनी चाहिए, वहाँ इंस्पेक्शन सिर्फ अप्रूवल तक महदूद रह जाती है। गुल प्लाजा फायर के बाद ये सामने आया है कि स्टेयर केसेस ब्लॉक थे, आरजे मॉल में फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स इनएडिक्वेट थे और बल्दिया फैक्ट्री फायर में वर्कर्स के लिए निकलने के रास्ते तक एक्सेसिबल नहीं थे। यानी प्रॉब्लम अननोन नहीं है, पैटर्न डॉक्यूमेंटेड है। पर सवाल ये नहीं है कि रूल्स क्या कहते हैं, सवाल ये है कि उन पर अमल कौन करवाता है। कराची में अक्सर बिल्डिंग्स अप्रूव होने के बाद तब्दील होती रहती हैं, फ्लोर्स बढ़ जाते हैं, स्पेसेस का यूज़ चेंज हो जाता है, लेकिन चेंजेस को मॉनिटर करने का कोई कंसिस्टेंट निज़ाम नज़र नहीं आता और इससे एक डेंजरस इल्यूजन पैदा होता है। पेपर पर बिल्डिंग सेफ होती है मगर ग्राउंड पर नहीं। गुल प्लाजा जैसी खौफनाक सानिया के बाद भी सिर्फ इस जनवरी में ही कराची में 225 फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, जो दिखाता है कि ये प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ रही है। और जब इमरजेंसी होती है तो मसला सिर्फ बिल्डिंग के अंदर तक महदूद नहीं रहता। तंग सड़कें, ट्रैफिक और इंक्रोचमेंट्स रेस्क्यू ऑपरेशंस को स्लो कर देती हैं। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में डिले होता है और हर डिले नुकसान को बढ़ा देता है। यानी प्लानिंग सिर्फ डिज़ाइन का मसला नहीं, एक्सेस का भी मसला है। और जब एक्सेस फेल हो जाती है तो रिस्पॉन्स भी फेल हो जाता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मसला सोल्यूशन का नहीं है। सोल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन रियलिटी में कोड्स हैं मगर इन्फोर्स नहीं होते, प्लानिंग है मगर फॉलो नहीं होती, और सिस्टम है मगर काम नहीं करता। और इसीलिए कराची एक ऐसा शहर बन गया है जिसने वक्त के साथ हर किस्म के डिज़ास्टर को एक्सपीरियंस किया है, जिनमें फायर्स, फ्लड्स, हीट वेव्स और रोड एक्सीडेंट्स शामिल हैं। लेकिन अब कराची वालों के लिए ऐसे डिज़ास्टर्स नहीं रहे। मुख्तलिफ वाक़यात, सदर के गुल प्लाजा की आग हो या 2012 की बल्दिया फैक्ट्री की फायर, इस बात की इंडिकेशन करती है कि इस किस्म के हादसात पहले भी होते रहे हैं। कुनवार वसीम, प्रेसिडेंट फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के मुताबिक कराची में पिछले 2 सालों में तकरीबन 5000 फायर इंसिडेंट हो चुके हैं। जब हादसात गैर मामूली ना रहें बल्कि रोज़मर्रा का हिस्सा बन जाएं तो मुआशरा इन्हें रोकने के बजाय बर्दाश्त करना सीख लेता है। ये हादसात लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इनके लिए नया मामूल यानी न्यू नॉर्मल बन गए हैं। रोड सेफ्टी के हवाले से भी सूरत हाल नुमायां है। कराची को रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज़ में ग्लोबली 4th पोजीशन पर रिपोर्ट किया गया है। 2025 में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 536 अफराद की मौत हुई और इस साल कराची में 64,323 से ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स और रिलेटेड इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट किए गए। ये रिपीटेड साइकिल एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करता है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएंस, जो कहता है कि डिज़ास्टर्स के रिपीटेड एक्सपोजर से लोग उन डिज़ास्टर्स से डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं। मतलब ये है कि शॉक का लेवल कम हो जाता है और ये ट्रेजिडीज़ नॉर्मल फील होती हैं। यही वजह है कि डिज़ास्टर्स गैर मामूली होने के बावजूद रूटीन का हिस्सा लगने लगते हैं और शायद कराची भी डिज़ास्टर नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो चुका है।
جب عوام کو یہ سمجھ آ جائے کہ ریاست اس کی حفاظت نہیں کرے گی تو وہ احتجاج اور سوگ چھوڑ کر موت کے خوف کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ کراچی کی مثال بتاتی ہے کہ کنٹینیوس ڈیزاسٹر صرف فزیکل نقصان نہیں بلکہ سوشل رسپانس پر بھی اثر ڈالتے ہیں، جہاں وقت کے ساتھ شوق کم ہو جاتا ہے اور واقعات فیملیئر لگنے لگتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حادثات اتنے عام ہو جائیں کہ وہ نارمل لگنے لگیں تو ان کا اثر کہاں جاتا ہے؟ کیا یہ ٹریجڈیز واقعی گزر جاتی ہیں یا پھر یہ چپ چاپ لوگوں کے اندر زندہ رہتی ہیں؟ جو شہر ظاہری طور پر سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، کیا اس کے لوگ بھی اتنی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں؟ اس کو اس لیے لے کے آئی ہوں، اس کو دکھانے کے لیے۔ راتوں میں ہمارے بچے نہیں سو رہے، ایک ہی ڈر ہے بس، سامنے ان کے آگ اور یہ منظر آ رہا ہے، یہ منظر آ رہا ہے، یہ سارا آ رہا ہے۔ بچے خوف سے اٹھ کے سینے سے بہنیں لگا رہی ہیں، مائیں لگا رہی ہیں، سب لگا رہے ہیں۔ ابھی بھی بچے کو لا رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہو نا بچے کی کنڈیشن۔ مما جلدی چلو آگ لگ جائے گی، مما جلدی چلو آگ لگ جائے گی۔ کراچی بار بار نئے زخموں کی کہانی سناتا ہے۔ گل پلازا، بلدیہ فیکٹری، ملینیم مال صرف فائر سے عمارتوں کے گرنے کی داستان نہیں بلکہ انسانی حوصلوں کے ٹوٹنے کی کہانی بھی ہے۔ بچ جانے والے افراد جسمانی اور ذہنی طور پر بکھر جاتے ہیں۔ PTSD، اینگزائٹی اور بے چینی ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایک سٹڈی کے مطابق ٹراما کے بعد لوگوں میں PTSD 34.81%، اینگزائٹی 31.0% اور ڈپریشن 26.90% پائی گئی۔ گورنمنٹ نے ان فیملیز کو جن کے پیارے اس آگ میں بچھڑ گئے ان کی مدد کے طور پر 10 ملین لونز، کمپنسیشن اور ریکنسٹرکشن کے وعدے تو کیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ وعدے کس حد تک پورے ہوتے ہیں۔ ہمیں ری ہیبیلیٹیشن سینٹر کی ضرورت ہے مگر ان کی تعداد اور ریسورسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ مدد بھی ایک نیوز سائیکل بن چکی ہے، میڈیا، پولیٹیشینز اور پھر خاموشی۔ کچھ NGOs تو سروائیورز اور افیکٹڈ فیملیز کی کاؤنسلنگ اور ایموشنل سپورٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی انیشیٹو نظر نہیں آیا، اور پیچھے رہ جانے والے سوچتے رہ گئے کیا ہمارا دکھ صرف ایک ہیڈ لائن تھا؟ ہمیں ایسے ادارے چاہیے جو صرف کمپنسیشن ہی نہ دیں بلکہ مینٹل ہیلتھ سپورٹ کو بھی گورنمنٹ پالیسی بنائے۔ اور اگر ہم پالیسیز کی بات کریں تو کچھ پالیسیز اور ریوارڈز ان لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے جو اپنی زندگیاں اس ملک کے نام کر دیتے ہیں لیکن تاریخ میں ان کا ذکر بھی مشکل سے ملتا ہے۔ اور شاید اسی لیے ہر ٹریجڈی کے بعد صرف سروائیورز ہی نہیں، ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے جو دوسروں کو بچاتے بچاتے خود تاریخ کا خاموش حصہ بن جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ہونے کے باعث ہمیں کسی بھی جگہ کا ایکسس جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ ویک ہونے کی وجہ سے یہ بھی خوف تھا کہ خدا نہ خاصا بلڈنگ جو ہے وہ زمین بوس نہ ہو جائے۔ صورتحال یہ تھی کہ عوام بہت پینک ہوئی ہوئی تھی، فائر فائٹنگ اسٹارٹ کریے تو جو بھی راستے تھے انٹری کے، داخلی جو راستے تھے وہاں پر ہمیں یہ دشواری ہوئی کیونکہ فائر ہر جگہ تھی۔ خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ بول انکل آپ وہ ہو جس نے مجھے اور میرے پاپا کو بچایا، میں حافظ قرآن۔ سب سے بڑا پریشر پبلک بیس کا ہوتا ہے اور پبلک جو ہے وہ اپنے پیاروں کے لیے کس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ وہ آپ کو برا بھلا بھی کہے گی، وہ آپ پر ہاتھ بھی اٹھائے گی، وہ آپ کو وہ کچھ کہہ دے گی جو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ چکر آ رہے تھے اور لوگ بے ہوش ہو رہے تھے دھوئیں کی وجہ سے، کیونکہ ایک تو کڑوا دھواں تھا، پھر وہ گلے میں سانس لینے میں پرابلم بھی کر رہا تھا۔ جب گل پلازا میں آگ بھڑکی، شہر کے بیچوں بیچ موجود اس کمرشل بلڈنگز میں چند ہی لمحوں میں افراتفری پھیل گئی۔ دھواں اتنا گھنا تھا کہ کئی فلورز پر لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا اور کئی افراد اوپر فلورز پر پھنس کر رہ گئے۔ نیچے کھڑے لوگ چیخ رہے تھے، فون کالز لگاتار کی جا رہی تھی اور ہر گزرتا منٹ بے چینی کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ جو بلڈنگ کے باہر کھڑے تھے ان کے لیے ہر کھڑکی کے پیچھے کسی اپنے کے ہونے کا اندیشہ اور انتظار دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لیکن اسی وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خود کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو بچانے کے لیے اندر جا رہے تھے۔ ریسکیو ورکرز، فائر فائٹرز اور والنٹیئرز نے دھواں، گرمی اور گرتے ہوئے سٹرکچرز کے باوجود بلڈنگ کے اندر داخل ہونا جاری رکھا کیونکہ ان کے لیے ہر فلور پر کسی زندگی کی امید موجود تھی۔ ہر دفعہ اندر جانا ایک نئے خطرے کا سامنا تھا مگر پھر بھی ریسکیو آپریشن رکنے نہیں دیا گیا۔ کئی مرتبہ ریسکیو ٹیمز کو بنا کلیئر ویزیبلٹی کے سیڑھیاں چڑھنی پڑی۔ ہر فلور پر دھواں مزید گہرا ہوتا گیا اور ہر کمرہ ایک نئی مشکل بن کر سامنے آتا رہا۔ کچھ جگہوں پر لوگ بے ہوشی کی حالت میں ملے، کچھ نے کھڑکیوں کے قریب پناہ لینے کی کوشش کی اور کچھ بے بس اس امید پر رکے رہے کہ کوئی ان تک پہنچ جائے گا۔ نیچے کھڑے لوگ ہر نکلنے والی ایمبولینس کو دیکھ کر امید اور خوف کے درمیان جھولتے رہے۔ اسی آپریشن کے دوران ریسکیو ورکر فرقان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو سب سے آگے تھے۔
وہ उन अफराद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जो अभी बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन रेस्क्यू के इस अमल में उसने अपनी जान गंवा दी। उसकी शहादत ने ये याद दिलाया कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिर्फ एक ड्यूटी नहीं होती, कई दफ़ा ये अपनी जान दांव पर लगाने का नाम होता है। हर वो रेस्क्यू वर्कर जो उस दिन धुएं के अंदर गया, उसने किसी और के घर की रोशनी बचाने के लिए अपनी सेफ्टी को पीछे छोड़ दिया। कुछ नाम मीडिया में आए, लेकिन बहुत से चेहरे ऐसे भी थे जो बिना किसी शोहरत के अपना काम करते रहे। गुल प्लाजा का सानहा सिर्फ एक फायर इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये कराची के उन बेनाम हीरोज़ की कहानी भी है जो अक्सर हेडलाइन से दूर रहकर सबसे मुश्किल लम्हों में सबसे पहले सामने आते हैं। और शहर की हर बड़ी ट्रेजेडी के बाद याद सिर्फ हादसात की नहीं रहनी चाहिए, उन लोगों की भी रहनी चाहिए जो खामोशी से जान बचाते हैं और कभी कभी इसी खामोशी में अपनी जान दे देते हैं। मगर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हादसे के वक्त कौन आगे आया। असल सवाल ये है कि कुछ शहरों ने ऐसे वाक़यात के बाद क्या सीखा और हम अब तक क्या नहीं सीख सके। The brutal aftermath of the collapse of a sprawling 8-story garments factory complex near Bangladesh capital Dhaka. He says, but management forced us to go and said there was no problem with the building. As well as the dozens killed, over 600 people were injured. First anniversary of the world's worst textile factory disaster in Bangladesh. Protesters in Berlin gathered outside Benetton. डॉक्यूमेंट्री के आगाज़ में हमने एक बिल्डिंग की मिसाल देखी थी। तसव्वुर कीजिए कि इसी बिल्डिंग के पास दो और इमारतें हैं जहां कुछ अरसा पहले मिलते जुलते हादसात हुए, मगर वक्त के साथ उन वाक़यात में कमी आना शुरू हो गई। सवाल ये है कि आखिर वहां ऐसा क्या बदला जो हम अब तक नहीं बदल सके। बात हो रही है मुंबई और ढाका की, दो ऐसे शहरों की जो कराची की तरह आबादी, तिजारत और प्रेशर का बोझ उठाते हैं। 2017 में मुंबई की कमाला मिल्स में आग ने 14 जानें निगल दी। इस वाक़ये ने पूरा निज़ाम हिला दिया और फायर एक्ट में ऐसी तरमीम की गई जिसने हर बिल्डिंग के लिए फायर सेफ्टी चेक लाजमी करार दे दिया। लेकिन ऐसे लॉज तो हमारे कराची में भी हैं, तो फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क निज़ाम का है। कराची में जब भी कोई आग लगती है या कोई बड़ा सानया होता है तो सारा इल्ज़ाम हुकूमती इदारों पर डालकर बात ख़त्म कर दी जाती है, मगर मुंबई ने ये ब्लेम गेम ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जहां बिल्डिंग ओनर्स को साल में 2 मरतबा फायर ऑडिट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, वरना बिजली और पानी काट दिए जाते हैं। वहां सरकारी अफसर का इंतज़ार नहीं किया जाता, बल्कि 500 से ज़्यादा प्राइवेट लाइसेंस्ड कंपनी सेफ्टी चेक के लिए हायर की जा सकती हैं। अगर उन्होंने झूठ बोला या गलत सर्टिफिकेट दिया और बाद में आग लगी तो उनका लाइसेंस भी ख़त्म और जेल भी यकीनी। यानी इल्ज़ाम तराशी के बजाय अब सिर्फ एक क्लिक पर पता चल जाता है कि जिम्मेदार कौन है और किसने सेफ्टी चेक की थी। इसी तरह 2013 में राना प्लाजा कोलैप्स ने ढाका को हिला दिया, जब बिल्डिंग में क्रैक्स के बावजूद हज़ारों वर्कर्स को अंदर भेजा गया और तकरीबन 1100 अफराद जान से गए। लेकिन असल तब्दीली हादसे के बाद आई। बांग्लादेश अकॉर्ड के ज़रिए इंटरनेशनल ब्रांड्स को लीगली बाउंड किया गया कि अगर अनसेफ फैक्ट्री से प्रोडक्शन जारी रखी तो जिम्मेदारी उनकी भी होगी। पहली मर्तबा बायर्स ने सिर्फ कपड़े नहीं, फैक्ट्रीज कंडीशन भी देखना शुरू की। आज वहाँ वर्कर्स के पास ये हक हासिल है कि खतरा महसूस होने पर काम रोक सकें और सेफ्टी रिपोर्ट्स पब्लिक पोर्टल्स पर अवेलेबल होती हैं, ताकि हर शख्स देख सके कि कौन सी इमारत महफूज है और कौन सी नहीं। अब सवाल फिर वही है कि अगर ऐसा निज़ाम कराची में होता तो क्या बल्दिया फैक्ट्री फायर के मजदूर उस तरह फंस के मरते? क्या गुल प्लाजा में इतनी जानें ज़ाया होती? या फिर अवाम पहले ही जान लेती कि कौन सी इमारत सिर्फ तिजारत का मरकज़ नहीं बल्कि एक मुमकिन खतरा भी है? और शायद जवाब इसी सवाल में छुपा है कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम कराची में होता तो ये शहर आज कैसा दिखता। Close your eyes for a moment. Karachi, the city we know, crowded, chaotic and unsafe. अब इमेजिन कीजिए एक और कराची, एक शहर जो वाकई रोशनी से जगमगाता है, जहां स्ट्रीट सेफ हैं, बिल्डिंग्स रेगुलेटेड हैं, हर इमरजेंसी का रिस्पांस पहले से प्लान्ड है, नॉट जस्ट रिएक्टिव बट फुली प्रिपेयर्ड।
اگر اکاؤنٹیبلٹی اور پولیٹیکل ول ہوتی تو کراچی بالکل مختلف ہوتا، آرگنائزڈ، ریزیلینٹ اور گلوبلی کمپٹیٹیو۔ ہر ڈیسیجن اسٹریم لائنڈ ہوتا، انسٹیٹیوشن ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ہوتے اور سٹیزن کو ریلائبل سروس ملتی۔ روڈز اور ڈرینیج سسٹم پرفیکٹلی مینٹینڈ، انسیف بلڈنگز انسٹنٹلی سیلڈ، انفارمل سیٹلمنٹس اپ گریڈڈ ود بیسک انفراسٹرکچر اور ایمرجنسی سسٹم ہر وقت ریڈی۔ امیجن اے سٹی جہاں ہر نیبرہڈ فلرش کردہ، گرین سپیسز ایکسپینڈ ہوتے، پبلک ٹرانسپورٹ ایفیشینٹ ہوتا، واٹر اور سینیٹیشن ریلائبل ہوتے اور اکانومک زون سمارٹلی پلان ہوتے۔ کراچی نہ صرف ریجنل بلکہ گلوبل میگا سٹیز جیسے ٹوکیو، سنگاپور اور جکارتا کے ساتھ کمپیٹ کرتا۔ اس الٹرنیٹیو ریالٹی کو ورلڈ بینک کی 2018 کی شائع ہونے والی رپورٹ ٹرانسفارمنگ کراچی انٹو اے لیویبل اینڈ کمپیٹیٹیو میگا سٹی سے سمجھتے ہیں۔ فریگمنٹڈ گورننس کو ختم کر کے ایک یونیفائڈ میٹروپولیٹن اتھارٹی ہر سیکٹر، ٹرانسپورٹ، واٹر، لینڈ یوز، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ایک فریم ورک میں مینیج کرے، فیصلے ٹائملی اور افیکٹولی ہوتے، امپلیمنٹیشن ڈیلیز نہ ہوتے اور انسٹیٹیوشن ایک دوسرے کے لیے اکاؤنٹیبل ہوتے۔ اگر گورننس کوہرنٹ ہوتی اور پولیٹیکل ول موجود ہوتی تو کراچی صرف سروائیو نہیں کرتا، لیڈ کرتا۔ کراچی ایک پلینڈ کوسٹل میگا سٹی ہوتا، ریگولیٹڈ ہائی رائزز اور کلیئر زوننگ کے ساتھ۔ پبلک ٹرانسپورٹ انٹیگریٹڈ ہوتی، بالکل ممبئی کی طرح۔ فلڈنگ اور ہیٹ ویوز مینیجبل رسک ہوتے جیسے جکارتا پلان کرتا ہے۔ انفارمل سیٹلمنٹ کو اپ گریڈ کیا جاتا، ایک ماڈل جو بینکاک نے اڈاپٹ کیا۔ کراچی نے اس کی جھلک ہیٹ ویو کے بعد دیکھی جب رسپانس پلان تھا، ری ایکٹیو نہیں۔ تو سوال اب بھی یہی ہے، اگر دنیا کی ڈیولپنگ سٹیز نے یہ اچیو کیا تو کراچی کیوں وولنریبل اور نیگلیکٹڈ رہ گیا؟ کیا ریسورسز نہیں ہیں یا پولیٹیکل ول مسنگ ہے؟ کیا یہ نیگلیکٹ سسٹمک ہے یا صرف نیگلیجنس اور پروفٹ ڈریون ایپیتھی؟ سولوشنز ان نون نہیں ہیں۔ یونیفائڈ گورننس، انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ، مینڈیٹوری فائر آڈٹس، اسٹرکٹ بلڈنگ کوڈ انفورسمنٹ، یہ سب فریم ورکس آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایمرجنسی ایکسیس پلاننگ ہو یا ایک یونیفائڈ ایمرجنسی رسپانس اتھارٹی، یہ بیسک گورننس کا حصہ ہیں، لگژری نہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ کیا اتنا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کراچی کے لوگوں سے پوچھا جائے ریفرینڈم کے ذریعے کہ وہ اپنے شہر کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کیا 20 ملین سے زیادہ لوگوں کے شہر کے لیے 25,000 پلس پولیس آفیسر ریکروٹ کرنا مشکل ہے؟ کیا ماڈرن پالیسنگ، جیو فینسنگ، CDR انالیسز، سرویلنس سسٹمز امپلیمنٹ کرنا پاسبل نہیں، یا پھر سسٹم کو چینج کرنا انکنوینئنٹ ہے؟ میئر کو اتھارٹی دینا، فریگمنٹڈ کنٹرول کو ختم کرنا، سول سرونٹس کو پاپولیشن کے مطابق ایلوکیٹ کرنا، یہ ڈیسیجنز گورننس کو فنکشنل بناتے ہیں۔ کراچی کا NFC شیئر ڈائریکٹلی پبلک سروس میں انویسٹ ہو اور سٹی کو اس کے GDP اور ٹیکس کنٹریبیوشن کے مطابق ریٹرن ملے، یہ حق ہے، فیور نہیں۔ کرائم کو صرف پالیسنگ سے نہیں، اربن پاورٹی اور انیکوالٹی ایڈریس کر کے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ انفارمل سیٹلمنٹس کو اپ گریڈ کرنا، پلینڈ اربن ڈیولپمنٹ انفورس کرنا اور ہر نیبرہڈ کے لیے منیمم لیونگ سٹینڈرڈز گارنٹی کرنا سسٹینیبل سولوشن ہے۔ SDGs کے ساتھ الائنمنٹ صرف پالیسی نہیں، سروائیول ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ بدلتا کیوں نہیں؟ میڈیا آواز اٹھاتا ہے بٹ اکاؤنٹیبلٹی سسٹین نہیں کرتا۔ ہر ٹریجڈی ایک 48 آور سائیکل میں سمٹ جاتی ہے، بریکنگ نیوز، آؤٹ ریج اسٹیٹمنٹس اور پھر خاموشی۔ انویسٹیگیشنز غائب ہو جاتی ہیں اور سوال بھی۔ تو پھر اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیوں نہیں کیا جا رہا اور کب تک نہیں کیا جائے گا؟ روشنیوں کے ہوتے ہوئے اس شہر اور اس کے مکینوں کو اندھیروں میں کیوں رکھا جا رہا ہے اور آخر کب تک؟ پر اس سب کے ہونے کے باوجود میں پر امید ہوں کہ یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنے حصے کے فرض ادا کریں۔ اور میں اس ڈاکیومنٹری کو مظفر فارسی کی اس خوبصورت غزل پہ اختتام پذیر کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، اور لباس غیر نہ ہوگا بدن پہ جب اپنے، تو کوئی سانپ نہ پھر راستے سے نکلے گا۔ جو آسمانوں پہ بانٹے گا روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ اور میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔